ये प्रोडक्शन हाउसेस जो मूवीज बनाते थे, तो लोग इनको, क्योंकि ये मूवी तो शहर से आती थी, तो फिर उसको लोग कहने लगे कि ये हॉलीवुड की मूवी है। हॉलीवुड जो गॉडफादर जो है ट्रायोलॉजी के बनने के बाद मतलब हॉलीवुड के अंदर एक नया जॉनर इंट्रोड्यूस हुआ था, राइट? मतलब जिसमें थ्रिलर, गैंगस्टर, माफिया कल्चर दिखाया गया हॉलीवुड को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हो, तो आप कह सकते हो कि हॉलीवुड बिफोर गॉडफादर या हॉलीवुड आफ्टर आफ्टर गॉडफादर। गॉडफादर। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में सीजन 1 एपिसोड 1, जब जॉन स्नो तुम्हारे सामने दिखता है, तुम्हें क्या लगता है कि किस किस्म का कैरेक्टर है? ऐसे लगता है जैसे कोई सेकेंडरी कैरेक्टर है जिसका इतना कोई खास रोल नहीं है, तो वहाँ पे सारे माफिया गैंगस्टर्स बैठे होते हैं और यहाँ पे माइकल कॉलियोनी है, सिटिंग इन यूनिफॉर्म, मिलिट्री यूनिफॉर्म, यानी इट सीम्स लाइक ही डज नॉट बिलोंग देयर। या मतलब ऐसा लग रहा होता है कि वो वहां से भागना चाहता है, उसको लेकिन इतने वीक कैरेक्टर से इतना डोमिनेंट कैरेक्टर बनवाना, आई गेस क्रेडिट आल्सो गोस टू डायरेक्टर। अगर देखा जाए गॉडफादर से पहले की जो हॉलीवुड इंडस्ट्री है उसको थोड़ा सा देखा जाए तो वहाँ पे जो मूवीज थी वो बड़ी रोमांटिक और लव स्टोरी से घूमती रहती है, जैसा कुछ कसब्लांका आई गेस मोस्ट आइकॉनिक मूवी रोमांस है इसमें। तो होता है कि वो वर्ल्ड वॉर 2 के एक तरह से पीक आवर्स थे, पीक आवर्स थे, तो लोगों की किस्म का एस्केपिज्म भी चाहिए था। चाहिए था। वी विल ऑलवेज हैव पेरिस। We'll always have Paris, या right? And we'll always have APS, या right? मेरे ख्याल से टेक्स्ट भी किसी से Adopted नहीं है, adapted है, I guess किसी नॉवल को नहीं है। बिल्कुल ये जो एग्रेसिव नॉवलिस्ट हैं थियोडोर दोस्तोयेव्स्की उसकी कुछ नॉवेल्स है जैसे कि क्राइम एंड पनिशमेंट है। 90s में तो एक तरह से मतलब फ्लड गेट खुल गया ना, समझो क्या, जैसे डैन स्कूल में खुलता है ना, मतलब आपको फिर 90s में हर किसी की 90s में हर तरह की मूवीज हैं। जैसे कि आपने मूवीज का नाम भी लिया, मतलब फॉरेस्ट गंप जैसी, मतलब सोशल इश्यूज पे हार्ड हिटिंग मूवीज से लेके साइंस फिक्शन मूवीज से लेके क्या कहते हैं, तो वर्ल्ड वॉर की मूवीज कि हर मूवीज को लोग एज अ वे ऑफ लाइफ लेते हैं। या जैसे फॉरेस्ट गंप में आप देखो कि किस तरह उन्होंने सोसाइटी को एज कंपैरिजन विद टू कैरेक्टर्स, फॉरेस्ट गंप और उसकी गर्लफ्रेंड, What about Shawshank Redemption? मैं इसलिए कहूंगा होप इज अ गुड, होप इज अ गुड थिंग, Hope is a good thing, right? मे बी द बेस्ट ऑफ ऑल Around the थिंग्स। 1990s में हमने जैसे पहले प्रीवियसली डिस्कस किया कि एक तरफ सोशल इश्यूज पर मूवीज बन रही थी और दूसरी तरफ न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही थी जिसमें सीजीआई वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टेक्नोलॉजी। ये बड़े क्लासिक किस्म के कन्वेंशनल किस्म के डायरेक्टर्स हैं जो लाइक्स ऑफ स्टीवन स्पिलबर्ग, वो ये समझते हैं कि ये जो सीजीआई पे जो मूवीज बन रही हैं, फॉर एग्जांपल 1990 में जुरासिक पार्क बनी सीजीआई के थ्रू, तो वो इस तरह की मूवीज को ओरिजिनल या रियल सिनेमा नहीं समझते। ले लो वॉर हॉर्स ले लो, तुमने देखी होगी वॉर हॉर्स। आपको घोड़े की एक्टिंग देख के लगता है कि यार कि ये घोड़ा बहुत अच्छे से एक्टर से बेहतर एक्टिंग कर रहा है। बहुत से कन्वेंशनल सिंगर्स वो रैप को एक नहीं, दिस इज नॉट क्रिएटिविटी है, इतनी क्रिएटिविटी कहाँ से आ रही? फॉर एग्जांपल मूवीज लाइक इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, टेनेट, मतलब हाउ कम अ पर्सन कैन बी सो क्रिएटिव? नोलान, क्रिस्टोफर नोलान का एक एलिगेशन इंसेप्शन के बाद मुझे ये लगा था कि ये जो इंसेप्शन का जिनका आइडिया है, ये इनका अपना ओरिजिनल नहीं है। ऑल्दो मतलब क्रिस्टोफर नोलान मेरा फेवरेट डायरेक्टर भी है, लेकिन आई नीड टू एडमिट द फैक्ट दैट इंटरस्टेलर मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि क्योंकि उस मेन कैरेक्टर को इस बात की शर्म होती है कि लोगों को पता ना चले कि मुझे पता नहीं आता। तो डायरेक्टर ने भी इस बात का ख्याल रखते हुए उसको एक्सप्लिसिटली नहीं दिखाया कि उसको पता नहीं आता। वो बहुत डिफ्यूज किया उसने कि यार आप उसके बाद फिर अपने टॉम भाई हैं, टॉम क्रूज साहब, उन्होंने कह दिया ये मेरी आखिरी मिशन इम्पॉसिबल है। ठीक है, आखिरी है नहीं। नजीब कैसे हो मेरे दोस्त? मैं ठीक ठाक हूँ यार, तुम सुनाओ। ठीक ठाक हो, बेहतरीन हो? क्या है तुम्हारी? अच्छा, इससे पहले जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें हमने गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री और कल्चर को डिस्कस किया और बड़े एक्सटेंसिवली कवर किया और हमने कोशिश की कि जो पीपल्स हिस्ट्री है उसको सामने लेके आया जाए। बिल्कुल। और हम उस सीरीज को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह एक अलग प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, वहाँ पे हम ग्रेजुअली बाय द टाइम वील एड मोर इंफॉर्मेटिव स्टफ देयर दलित की हिस्ट्री को लेके। लेकिन आज विथ यू अराउंड ऑफ कोर्स हम एक डिफरेंट जॉनरा डिस्कस करने वाले हैं जो बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही एंटरटेनिंग है। इट्स हॉलीवुड इंडस्ट्री आई होप और ये आपका फेवरेट जॉनरा भी है चलो बिल्कुल। फेवरेट तो ना कहो, बट लेट्स सी। हां, एंड वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव यू, क्योंकि गिलगित में माशाल्लाह मतलब हॉलीवुड जैसी मुश्किल मुख्तलिफ और डिफिकल्ट किस्म की नीश में हमारे पास एक एक्सपर्ट मौजूद है। वो इट्स एन ऑनर फॉर अस। अब इतना भी ओवर हाइप ना करो कि ऑडियंस बोर हो जाए, बट नहीं नहीं, आई एम नॉट ओवर हाइपिंग इट, हम रियलिस्टिकली बात कर रहे हैं। अच्छा, जो आजकल हॉलीवुड इंडस्ट्री है ये बड़ी बूम भी कर रही है, ठीक है कि नहीं है? और वी हैव आल्सो सीन कि यार जो कैलिफोर्निया जो एक स्टेट है अमेरिका का, उसका एक डिस्ट्रिक्ट है हॉलीवुड। तो जो कैलिफोर्निया की पहाड़ियाँ हैं उसमें एक हॉलीवुड का साइन भी लगा हुआ है। सवाब बंदे ने देखा होगा। आजकल वहाँ पे एक और इशू चल रहा है कि वहाँ पे वाइल्ड फायर की वजह से बड़ी तबाही मची हुई है और रील्स भी आ रही हैं वहाँ से, जहाँ पे जो आइकॉनिक जो साइन बोर्ड है हॉलीवुड का, उसके इर्द-गिर्द जो पहाड़ियाँ हैं, उसमें जो जंगलात हैं, उनमें आग लगी हुई है। एंड आवर हार्ट गोज़ विद दोज़ पीपल, विद द विक्टिम्स ऑफ कोर्स। तो ज़रा बताओ ये जो हॉलीवुड है और जो हॉलीवुड इंडस्ट्री है, इनका आपस में ताल्लुक क्या है आखिर? तो यार बहुत थैंक यू कि तुमने बुलाया। ऑब्वियसली मैं तुम्हारी पिछली दोनों पॉडकास्ट देख चुका था, तो जब तुमने इनवाइट किया तो मैं तो सही नर्वस हो गया। मैंने कहा यार ये तो बड़ा रिसर्च बेस्ड सीरियस सीरियस चीज़ें डिस्कस करता है, बट देन आई थॉट कि इट वाज वर्थ अ शॉट, सो थैंक यू कि तुमने बुलाया। जहाँ तक हॉलीवुड एज अ सिटी और हॉलीवुड इंडस्ट्री का ताल्लुक है, तो यार बेसिकली
इसको अगर हम थोड़ा पीछे जाके देखें ना, तो तुम्हें पता होगा जैसे जब यूएसए में वेस्ट वर्ल्ड एक्सपेंशन हो रही थी, ये एरिया जब नए नए अमेरिका के अंदर आए, तो सबसे पहले वहाँ पे एक कपल गया ज़मीन लेने, क्योंकि वो वहाँ पे कोई आबादी बिल्कुल थी ही नहीं, बिल्कुल मतलब खाली एरिया था वो। तो कैलिफोर्निया और ये जो स्टेट्स थी, यहाँ पे एक कपल गया, डेडी डेडी विलकॉक्स और हार्वी विलकॉक्स, एक कपल था, उन्होंने जाके बेसिकली एक गाँव सा था हॉलीवुड, रियल एस्टेट एजेंसी टाइप हुआ बिल्कुल कोई हाँ। तो एडवर्टीजमेंट के लिए लगाई थी बेसिकली वहां पे। बेसिकली तो उन्होंने यहाँ से ये ज़मीन ली, मतलब कोई 120 एकड़ इस शहर की ज़मीन उन्होंने ली। हम्म, लेने के बाद अब लाज़िम बात है, वो 2 ही थे, अब उनको चाहिए, वो चाहते थे कि और इन्हेबिटेंट्स आएँ यहाँ पे। तो उन्होंने तब बड़े-बड़े प्ले कार्ड्स और पोस्टर्स का इतना बड़ा तो कोई सीन नहीं था, तो उन्होंने ये पहाड़ी पे हॉलीवुड लैंड, यार हमारे पास हॉलीवुड, हमारा ये गाँव का गांव नाम का है, नाम है। और हॉलीवुड लैंड के मतलब यहाँ पे जगह खाली है, आ जाओ। हम्म, तो इस तरह उन्होंने बेसिकली ये जो आइकॉनिक बोर्ड है, ये इन्होंने मतलब बेसिकली जिस तरह जो मौजूदा दौर में बिल बोर्ड्स होते हैं, वो उस वक्त का बिल बोर्ड था हॉलीवुड। एज अ रियल स्टेट उन्होंने लगाया जी। था। और इस नाम की ये बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हाँ वो हाँ। ये कि जब वो ये कपल जब ट्रेन में आ रहा था, जी। उन्होंने ये जो डेटिंग है जिनकी वाइफ है, इन्होंने किसी से सुना, एक बंदी है वो इलिनॉय जो स्टेट है, वहाँ पे किसी एक छोटे से गांव की बात कर रही है कि वो हम्म, हॉलीवुड एक छोटा वहाँ पे गांव है। तो ये नाम जस्ट उन्होंने सुना अपने कानों में, तो उनको ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, उन्होंने कहा कि जब हम जा रहे हैं जो जमीन लेंगे उसका भी नाम हम हॉलीवुड हॉलीवुड रखेंगे यहाँ। हॉलीवुड रखेंगे। तो उन्होंने जमीन ले ली। ये शुरू में पूरा साइन इन्होंने लगाया था हॉलीवुड लैंड के नाम से, हम्म। यार लोग देखें आके जमीन में। जमीन ले वहां पे आके। बट विद द टाइम फिर ये हुआ कि अब आबादियाँ बढ़ी, और विद एडवेंट ऑफ टाइम बहुत से प्रोडक्शन जो बड़े बड़े स्टूडियोज हैं जो आजकल दुनिया में मतलब मूवी इंडस्ट्री को डोमिनेट करते हैं, लाइक वार्नर ब्रदर्स, अच्छा, यूनिवर्सल बड़े पिक्चर, प्रोडक्शन हाउसेस बिल्कुल बिल्कुल हॉलीवुड डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, वही है। इसीलिए नाम मतलब एसोसिएट हुआ हुआ है। शुरू से स्टैब्लिश ही वहीं पे है, हम्म। जैसे वार्नर ब्रदर्स हो गए, सोनी पिक्चर्स, पैरामाउंट पिक्चर, जो ज्यादातर हमारे टॉम क्रूज साहब हाँ जी। पैरामाउंट पिक्चर से पैरामाउंट बनाया के गया। हीरो हैं। वॉल्ट डिज्नी ने भी स्टार्ट वहां से किया हम्म। हॉलीवुड से। तो फिर विद द एडवेंट ऑफ टाइम ये प्रोडक्शन हाउसेस जो मूवीज बनाते थे, तो लोग इनको, क्योंकि ये मूवीज उस शहर से आती थी, तो फिर उसको लोग कहने लगे कि ये हॉलीवुड की मूवीज है। हॉलीवुड की मूवी से जैसे हमारे यहाँ नहीं होता कि पश्तो की मूवी है, तुम कहते हैं यार ये पश्तो मूवी है, पश्तो मूवी है। यस, तमिल तमिल तमिल। या स्पेसिफिकली हम कहते हैं कि साउथ इंडियन मूवी है, साउथ इंडियन मूवी है। क्योंकि हम प्रोडक्शन हाउस से ज्यादा रीजन को ज्यादा हम्म। टारगेट करते हैं। क्योंकि उसके साथ एसोसिएट हो जाती है बिल्कुल सारी बिल्कुल हाँ। मीनिंग। तो फिर ये हो गया ऑब्वियसली, वहां से जो मूवीज आने लगी, फिर लोगों का एक कल्ट सा बन गया कि यार ये हॉलीवुड शहर से आ रही है, ये ये हॉलीवुड मूवीज है। फिर ये मूवीज जो जो दुनिया में मतलब फेमस होती गई, तो लोगों ने इन जनरल जो भी मूवी यूएस से आती थी उसको उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये एज अ हॉलीवुड मूवी। अच्छा, अभी तुमने कल्ट का जिक्र किया, तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब भी कल्ट का जिक्र आता है और इसमें गॉडफादर जैसी ट्रायोलॉजी का अरे जिक्र ना आए, तो वो कल्ट फॉलोइंग तो असल बनी है वहां से। कल्ट क्लासिक जो ये जो मेरे ख्याल में जो हॉलीवुड के अंदर कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ये मेरे ख्याल में जो गॉडफादर है उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आए थे। और जो गॉडफादर जो है ट्रायोलॉजी के बनने के बाद, मतलब हॉलीवुड के अंदर एक नया जॉनर इंट्रोड्यूस हुआ था, राइट? मतलब जिसमें एक थ्रिलर, गैंगस्टर, माफिया कल्चर या दिखाया गया, जो इससे पहले की जो हॉलीवुड की मूवीज थी उसमें मौजूद नहीं थी। और गॉडफादर जो है इसकी IMDb आप रेटिंग देखें, इट्स 9.2, राइट? 9.2 है। ऐसा ही है ना, 9.2 ही है। और ऑलमोस्ट कितने साल गुजर चुके हैं इसके बनने? 52, 52, मोर देन 52 मोर इयर्स देन या। 52 ईयर्स। हाँ, लेकिन आज भी लोग ये कहते हैं कि अगर किसी ने गॉडफादर नहीं देखी, तो उसको मतलब फिल्म का, इंडस्ट्री का मतलब रियल टेस्ट सिनेमा ही नहीं नहीं, देखा। रियल सिनेमा नहीं देखा, और या उसको असल मूवीज का टेस्ट ही नहीं है। तो क्या ये बात जस्टिफाइड है ये कहना कि अगर किसी ने हॉलीवुड गॉडफादर नहीं देखी, तो उसने कोई मूवी ही नहीं देखी? और क्या जो IMDb रेटिंग है गॉडफादर की जो अभी तक सस्टेन कर रही है, जस्टिफाइड है? क्या समझते हैं आप उस बारे में? आई एम नॉट श्योर कि जो आजकल के जो जेनजीज हैं वो शायद इसको इतना, पता नहीं उसको इतना ग्रेट समझे या ना समझे, बट फॉर मी, फॉर अ मूवी लवर लाइक मी, मैं तो यही कहूँगा यार कि अगर आप हॉलीवुड को अगर आप डिस्क्राइब करना चाहते हो, तो आप कह सकते हो कि हॉलीवुड बिफोर गॉडफादर, या हॉलीवुड आफ्टर। आफ्टर हाँ, गॉडफादर। जैसे हमारे जो इंडियन भाई हैं, वो अपनी इंडियन मूवी इंडस्ट्री को इसे डिफाइन करते हैं कि बॉलीवुड बिफोर शोले एंड बॉलीवुड आफ्टर आफ्टर शोले। शोले। तो हॉलीवुड का भी यही सीन है। क्या मुझे लगता कैरेक्टरिस्टिक चीजें हैं गॉडफादर में जो इसको इतना डिस्टिंग्विश करती है मूवी इंडस्ट्री यार में, हॉलीवुड इंडस्ट्री में? मुझे लगता है ना, अगर बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली तुम देखो, मुझे लगता है कि गॉड फादर में दो चीजें बिल्कुल स्टैंड आउट करती हैं। हम्म। एक तो है कि इस तरह की कैरेक्टर बिल्डिंग है उसमें, मतलब शायद उससे पहले भी मूवीज में उस तरह की कैरेक्टर बिल्डिंग हुई होगी, लेकिन जिस तरह का इम्पैक्ट उसने डाला उस तरह की कैरेक्टर बिल्डिंग से, वो शायद
उससे पहले उस लेवल पे किसी मूवी पे नहीं हुआ और था। तुम ये माइकल कॉर्लियोने की जिक्र कर रहे हो, राइट? जो उसमें कैरेक्टर हम बिल्डिंग की बात कर रहे हो। उसमें हम अभी आते हैं ना। और दूसरी जो उसकी जो बहुत स्टैंड आउट चीज है वो है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग। एक तो होता है कि मूवी की अपनी स्टोरी अच्छी हो, हम्म। मतलब स्टोरी इटसेल्फ इंट्रिंसिकली अच्छी हो, वो अलग बात है कि उसकी स्टोरी इंट्रिंसिकली वो तो अच्छी है, लेकिन जिस तरह आप स्टोरी पोर्ट्रे करते हो, स्टोरी पोर्ट्रे। बताते हो, स्टोरी टेल करते हो, आई थिंक वो एक बहुत ही एक आइकॉनिक से कम नहीं थी। हम्म। तो ऑब्वियसली हाँ, आप कह सकते हो कि यार फ्रांसिस फोर्ड कपोला ने गॉडफादर तो पहले से नॉवल था, लेकिन उसको उठा के एक मूवी में बना के फिर उसको इस तरह की उसने स्टोरी टेलिंग दी थी, तो एंड द क्रेडिट आल्सो इट वाज गोस टू एपिक। डायरेक्टर, राइट? क्योंकि एक स्क्रिप्ट में लिखी हुई चीज को डायरेक्ट करना है, यार कुछ लोग होते हैं ना, देखो एक नॉवल पहले से मशहूर होता है, मूवी बनाते हैं तो शायद आप कहते हो कि यार इसने नॉवल के साथ जस्टिफाई नहीं हुआ। जस्टिफिकेशन नहीं की। जस्टिफाई नहीं हुआ। बात दफा होता है कि नॉवल इतना फेमस नहीं होता, लेकिन जब डायरेक्टर उसको बनाता है उस लेवल का, तो मूवी की वजह से आपका वो नॉवल भी फेमस हो जाता है। हम्म। तो आई थिंक मुझे लगता है इस वजह से, जैसे अभी हमने कैरेक्टर बिल्डिंग की बात की, हम्म। तो हो सकता है कि शायद, हो सकता है मतलब एक तो 50-52 साल पुरानी मूवी है, तो शायद बहुत से लोगों ने देखी हो ना देखी हो और शायद 50-52 साल पुरानी है, फिर स्लो पेस थे। और इसके साथ तीन साथ तीन घंटे थोड़ी की, हाँ। सी जो कलर ग्रेडिंग है वो भी आज की जेन जी, जिस तरह आपने वर्ड यूज किया, उसके लिए अपीलिंग नहीं है। तो इसके बावजूद बताएं कि क्यों ये स्टैंड आउट करती है। या ऑब्वियसली, क्योंकि देखो अगर आप प्रिंट देखो, मूवी का प्रिंट देखो, सिनेमेटोग्राफिक देखो, तो वो ऑब्वियसली 50 साल पुरानी है। हम्म। कि अगर आप मूवी का एक्शन कंपेयर करो आज की मूवीज के साथ, तो ऑब्वियसली आज का एक बच्चा देख के कहेगा कि यार कि एक एवरेज मूवी का भी एक्शन गॉड फादर से अच्छा है, बिल्कुल। जस्ट टू से दैट ऑन अ सेफ साइड। लेकिन ये कि क्योंकि मतलब 50 साल पुरानी है, तो आप उस टेक्नोलॉजी को इस टेक्नोलॉजी से इस तरह कंपेयर नहीं कर बॉलीवुड की सकते। जो एनिमल मूवी की फीलिंग नहीं आती, आप ये कह रहे हैं। ये अलग बात है। लेकिन जो चीज स्टैंड आउट करती है ना, वो आप जैसे मैंने कहा, कैरेक्टर बिल्डिंग उसकी ऐसी है कि आप मतलब, अगर मैं फर्ज करूँ ऐसे, अगर आज के लोगों के, अगर लड़कों के लिए या बच्चों के लिए समझाने के लिए कहूँ, तो आई एम श्योर कि गेम ऑफ थ्रोन्स आपने देखा होगा। गेम ऑफ राइट। थ्रोन्स मतलब ट्रू। बहुत कम लोग जिन्होंने नहीं देखा होगा। मुझे आप बताओ, तुम बताओ मुझे कि गेम ऑफ थ्रोन्स में सीजन 1 एपिसोड 1, जब जॉन स्नो तुम्हारे सामने दिखता है, तुम्हें क्या लगता है कि किस किस्म का कैरेक्टर है? ऐसे लगता है जैसे कोई सेकेंडरी कैरेक्टर है जिसका इतना कोई खास रोल नहीं है। मतलब सेकेंडरी सेकेंडरी पार्ट ऑफ द फैमिली लगता है, जो स्नो फैमिली है उसमें। यही मतलब, तुम जब तुम उसको सीजन 1 पार्ट 1 में तुम देखते हो, तो तुम ये कहते हो कि यार मतलब बस हाँ, एक कैरेक्टर था, उसकी शायद जरूरत इतनी नहीं थी, लेकिन बस उन्होंने मतलब एक साइड कैरेक्टर साइड उसको कैरेक्टर। बना दिया, छोड़ दिया। क्योंकि उस दुनिया में, वेस्टरोस की दुनिया में एक इलिजिटिमेट सन का एक सीन होता है, तो हम्म। इसलिए जॉन स्नो का एक उस लेवल पे उन्होंने दिखा दिया। लेकिन जब आप जो जो सीजन प्रोग्रेस करता है, और बाय द एंड ऑफ सीजन 1 आई गेस उसको कहीं बहुत दूर भेजा जाता है। मतलब वॉल वॉल पे भेजा बॉल जाता पे है। भेजा जाता है। लेकिन जो जो आप देखते हो ना कि सीजन 6-7 तक अप्रोच करता है सीजन, आप देखते हो कि जॉन स्नो न सिर्फ एक मेन कैरेक्टर बनता जाता है, बल्कि आपकी अफेक्शन भी उसके साथ जुड़ती जाती है, उसके साथ ट्रू। ट्रू। नेचुरली। वेरी ट्रू। एक तो ये है ना कि मतलब एक डायरेक्टर किसी को उठा के मेन, किसी साइड कैरेक्टर को उठा के मेन कैरेक्टर की एक्टिंग करवा दे, ये अलग बात होती है। ये कोई सा भी अच्छा डायरेक्टर मतलब एक साइड कैरेक्टर को उठा के एक मेन कैरेक्टर की एक्टिंग उससे करवा सकता है, हम्म। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन मतलब वो कैरेक्टर अपनी पर्सनैलिटी से भी मेन कैरेक्टर लगी, आई थिंक, हम्म। तब ऑडियंस उसके साथ सही से रिलेट कर पाती है। जैसे जॉन स्नो है, जॉन स्नो है। सीजन में आपको लगेगा कि यार बेबी फेस बेबी छोटा सा फेस मीक सा मीक सा, हाँ। कैरेक्टर है। लेकिन जो जो सीजन 6-7 तक आप जाते हो, आप देखते हो कि जॉन स्नो मस्कुलर वॉइस, मस्कुलर फिजिक, पोनी टेल, आपको मतलब फील होता है कि यार ये एक मेन कैरेक्टर है अपनी पर्सनालिटी से भी। ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ बिल्कुल, कैरेक्टर। यही चीज आपको गॉड फादर में गॉडफादर मिलेगी, है माइकल कॉर्लियोनी इन द के साथ। शेप ऑफ माइकल कॉर्निन। यार आप मूवी के शुरू में देखते हो कि एक बंदा है, मतलब उसको कोई गर्ज नहीं है फैमिली में क्या हो रहा है, मतलब फैमिली में ऑलरेडी टेंशन है, ऑब्वियसली माफिया फैमिली है, क्रिमिनल मतलब माइंडसेट है, क्रिमिनल चीजें डिस्कस हो रही हैं, लेकिन उसको कोई गर्ज नहीं है कि बाप भाई क्या डिस्कस कर रहे हैं। उसको ये है कि मैं छुट्टी पे आया हूँ, फौजी बंदा हूँ, और मुझे गर्ज ये है कि भाई मैं, मेरी बस मुझे एक लड़की पसंद है, हम्म। उससे मेरी आपने शादी करवानी है अब्बू। बाकी जो कुछ हो रहा है इर्द गिर्द, आप लोग किसी को मार रहे हो, कोई आपको मार रहा है, हमारी दुश्मनी है फैमिली के साथ, मुझे उसका कोई गर्ज, डजंट मैटर। मुझे कोई एंड गर्ज देयर नहीं। इज दिस सीन, मैं आपकी बात काटता हूँ क्योंकि मुझे वो सीन बड़ा पसंद है। मतलब वो जब जो बिगिनिंग ऑफ द मूवी में दिखाया जाता है कि जो माइकल कॉर्लियोनी है, वो अपने फादर की एक फंक्शन, आई गेस किसी बर्थडे पार्टी होती है, मेरे ख्याल से
बेटी की शादी बेटी होती है, की शादी वीटो होती है, कॉर्लियोनी की, वहाँ उसकी पे बहन मतलब की, बहन माइकल की की। बिल्कुल, तो वहाँ पे सारे माफिया गैंगस्टर्स बैठे होते हैं और यहाँ पे माइकल कॉर्लियोनी है, और सी सिटिंग इन अ यूनिफॉर्म, मिलिट्री यूनिफॉर्म, एंड इट सीम्स लाइक ही डज नॉट बिलोंग देयर। या मतलब ऐसा लग रहा होता है कि वो वहां से भागना चाहता है, उसको लेकिन इससे कोई वैसे अभी नहीं। आप आगे बताएं जी। मतलब जो फिर जैसे सीजन मतलब मूवी प्रोग्रेस करती है, वो वही जैसे मैंने जॉन स्नो का एक कंपैरिजन आपको दिया कंपैरेटिवली, क्योंकि लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स मुझे लगता है 90% आवाम ने देखी है, तो इसीलिए शायद इसकी एनालॉजी इससे बनाना बेहतर होगा कि जो आप देखते हो कि गॉड फादर आगे बढ़ती जाती है, वो माइकल कॉर्लियोनी जो एक साइड कैरेक्टर आपको लगता है, एक साइड बंदा आपको लगता है, यू सी दैट कि ही ग्रोइंग, ना सिर्फ वो मेन कैरेक्टर बनता जा रहा है, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी भी इस तरह बनती जा ग्रो रही है। कर रही है। बिल्कुल। वो देखता है कि किस तरह उसके आंखों के सामने उसके बाप को लोग मतलब मारना चाह रहे हैं, मतलब देखता है कि उसके ऊपर मर्डर अटेम्प्ट्स हो रही हैं। सो ना चाहते हुए भी वो उस चीज में इंडल्ज होता चाहते हैं, और जो जो मूवी एंड होती है उसी के यार गॉड फादर जो उसको टाइटल दिया, बेसिकली गॉड फादर जो टाइटल है वो माइकल कॉर्लियोनी का है, तो यू सी के यार ये ही डिजर्व्स दैट। ही डिजर्व्स इट। तो इस तरह की मतलब इम्पैक्टफुल कैरेक्टर बिल्डिंग, और जो मतलब सही लोगों को हिट करे, मतलब शायद इस तरह की कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत एंड बहुत उससे पहले दिस कम हुई थी। there's this another scene जो मुझे अभी भी मतलब आई ऑफ्टन टाइम्स रिफ्लेक्ट हुई, जहाँ पे जो सनी है, जो मतलब या उनके जी बिल्कुल जो सनी है, जो इनका भाई होता है, बड़ा भाई माइकल है। कॉर्लियोनी का बड़ा भाई होता है, और ही इज द मेन कैरेक्टर इन द फैमिली। या ठीक है, वो मतलब माइकल कॉर्लियोनी अगेंस्ट द आपको वॉल लगता रखता है है। कि या ही इज द प्रोटैगनिस्ट, ही इज द कि प्रोटैगनिस्ट, मतलब बिल्कुल ये नहीं कि ये मेन बंदा होगा, बिल्कुल। ये मतलब ऑलवेज वो रहेगा। उसको जो माइकल कॉर्लियोनी को अगेंस्ट द वॉल रखता है और उसको समझा रहा होता है कि यार तुम बेबी फेस्ड हो, तुम बच्चे हो, इमोशनल हो, बड़े बच्चे हो हो, जाओ, एग्जैक्टली कब बड़े तक हो इस तरह जाओ। रहोगे। हाँ, यार लेकिन बाय द टाइम जो हम सीधे टाइम के साथ आगे बढ़ते हैं, तो माइकल कॉर्लियोनी की डेवलपमेंट देखो के जो पूरी जो माफिया सर्कल होता है, माफिया ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑल फियर्ड हिम, ऑल फियर्ड हिम। या बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इतने मीक कैरेक्टर से इतना डोमिनेंट कैरेक्टर बनवाना, आई गेस द क्रेडिट आल्सो गोस टू डायरेक्टर एज मतलब यही मैं कह रहा हूँ कि मतलब उसके लिए फिर एक बंदा जिसको जो बिल्कुल ओब्लिवियस है, उसके लिए बाद में फैमिली और फैमिली का नाम इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इवन अगर उसका अपना सगा भाई, फ्रेडो कि मतलब यू डू एनीथिंग फ्रेडो बट यू डोंट टेक साइड्स अगेंस्ट द अगेंस्ट द फैमिली, फैमिली। उसके लिए फैमिली का नाम इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हो जाता है कि फिर उसका सगा भाई भी मतलब अगर फैमिली की पैरामीटर से या माफिया अच्छा, के उस स्टेटस से बाहर जा रहा है, आई रियली वांट कि आप ये फ्रेडो वाली जो पूरी स्टोरी है वो नरेट करें एक दफा, या पूरी कि स्टोरी तो हाउ मतलब वो जो एक इवेंट होता है उसके साथ कि गाय स्लैप्ड हिम एंड माइकल कॉर्नी बेसिकली मतलब टेक साइड्स अगेंस्ट हिम, मतलब बट मतलब एट द एंड ऑफ द व्हाट मतलब माइकल डज टू हिम। मतलब इससे आपको उसकी मतलब इससे आपको ना कैरेक्टर की मेंटालिटी से पता चलती है कि मतलब एक बंदा जो बिल्कुल ऑब्लिवियस था, अब आके उसकी मेंटालिटी किस तरह की बन चुकी है कि मतलब अब वो चाहता है कि इसको पता चल गया कि मेरा भाई दूसरों से जाके मिला हुआ है, वो अपने भाई को मारना चाहता है फ्रेडो को, लेकिन जब देखता है कि उसकी आंखों के सामने कोई उसके भाई को थप्पड़ मारता है, वो कहता है कि ठीक है मैं उसको मारने वाला हूँ, लेकिन तुम ये है तो मेरी फैमिली का, मैं मेरा भी खून है, लेकिन मेरे सामने तुम उसको थप्पड़ कैसे मार कैसे सकते मार हो। सकता है, वो रिजल्टेंट फिर उसको भी मारता है जिसने उसके भाई को थप्पड़ मारा हो, और एंड में अपने भाई को ही मार देता है मतलब फ्रेडो इट्स को। शेयर मतलब मतलब एक बंदा जो बिल्कुल मतलब एक न्यूट्रल बंदा है, फिर एंड में आके उसका मतलब माइंड इस तरह का माफिया लेवल का हो जाता है कि आप, मुझे लगता है कि इस तरह की कैरेक्टर बिल्डिंग असाइड विद अलोंग विद मतलब स्टोरी टेलिंग, मतलब इट वाज जस्ट एपिक इन गॉडफादर, इसीलिए जब जो कोई रियल सिनेमा लवर अगर कोई देखे गॉडफादर को तो वो आज भी मतलब उसको पसंद करेगा। स्टोरी टेलिंग में मैं आपको एक बात बता दें, चलो मैं यहाँ पे, अगर आप मूवी को ऑब्जेक्टिवली देखो, हम्म। तो ये बताओ कि बेसिकली माफियास होते क्या हैं। जिनका क्रिमिनल बिजनेस होता है, यस, बेसिकली क्रिमिनल बिजनेस होता है, क्रिमिनल्स होते हैं ना, क्रिमिनल्स होते हैं, मतलब माफिया का मतलब है कि क्राइम, कोई ना कोई क्राइम। इनका एस्टैब्लिश क्राइम होगा। मुझे बताओ कि हाउ इट्स पॉसिबल कि हम जैसे सिविलियन या एक आम बंदा मतलब एक क्राइम कर रहा है एक बंदा, बट यू आर एसोसिएटिंग योर अफेक्शन टुवर्ड्स देम। ये तो बड़ी साइकोलॉजिकल बात की है समझ रहे हो? मतलब तुमने। जो मैं पॉइंट बनाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहे हो? ट्रू ट्रू ट्रू, तो मतलब मतलब एक सिविलियन, हम जैसे बंदे एक माफिया के लिए, हम किस तरह एक माफिया के लिए मतलब अफेक्शन बना सकते हैं। बिकॉज स्टिल वी व्यू माइकल कॉर्लियोनी एज अ हीरो, राइट, नॉट एज अ विलन। मतलब क्या मुझे वजह हो सकती है, फिर से मुझे बताओ ना जरा। मुझे ये लगता है ना, मैं तो फ्रांसिस फोर्ड कपोला की यही तो ब्रिलियंस है मतलब स्टोरी टेलिंग में, और इसीलिए शायद गॉडफादर एक स्टोरी टेलिंग का एक एपिटोम बना, वो ये कि तुम देखो कि ऑल्दो मूवी में ये तो एस्टैब्लिश्ड है कि अ, जितनी भी माफिया फैमिलीज हैं, 4 या 5 जितनी भी माफिया फैमिलीज हैं,
उनके अपने अपने कोई ना कोई माफिया बिजनेस हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉर्लियोनीस का अपना कोई है, टेटाग्लियास हैं उनका अपना कोई बिजनेस है, बार्जिनीस का अपना बार्जेनिस बिजनेस का है, अपना कुनियोन का बिजनेस अपना है, बिजनेस है। डोमिनोज का अपना मतलब कोई बिजनेस है, लिकर कर रहा है, कोई ड्रग्स का रहा है, कोई गैम्बलिंग, कोई नार्कोटिक्स ड्रग्स, का रहा है, सबका कोई अपना स्टेट बिजनेस का है। रहा है। लेकिन आपने कहीं नहीं देखा होगा कि इन माफियाज के बिजनेस की वजह से, डायरेक्टर ने ये दिखाया हो कि इन माफियाज की बिजनेस की वजह से कुछ सिविलियन इफेक्ट हो रहा है। मतलब समझ रहे हो मेरी बात? कुछ सिविलियन बंदा या कोई आम बंदा, इन्होंने किसी आम बंदे को मारा हो, या इनके बिजनेस की वजह से कोई आम बंदा इफेक्ट हो रहा है, या आम बंदा मर रहा है, या आम बंदा वो हो रहा है। मतलब ये एस्पेक्ट उन्होंने दिखाया ही नहीं, मतलब क्रिमिनल्स का ये एस्पेक्ट उन्होंने दिखाया ही नहीं। हम्म, फ्रांसिस फोर्ड कपोला ने सिर्फ एक क्लोज्ड वर्ल्ड दिखाई है, जिसके अंदर सिर्फ माफिया टू माफिया, एक माफिया कैसे काम करता है, एक माफिया का माइंड कैसे काम करता है। जब एक माफिया दूसरे को देखता है तो उसको दूसरे को देखने का नजरिया क्या होता है हम्म, कि बस वो दूसरे बंद, मतलब एक माफिया दूसरे बंदे को सिर्फ दो ही चीजों से जज करता है कि या तुम ट्रेटर हो, या तुम या तुम लॉयल हमारे हो, लॉयल हो। लॉयल हो। इसीलिए जब हम भी माइकल कॉर्लेने को देखते हैं या उसे एसोसिएट करते हैं, तो हम देखते हैं कि यार कौन इसका ट्रेटर है, कौन इसका लॉयल है। मतलब दे आर अगेंस्ट कंपीटिंग लॉयल्टीज, लॉयल्टी होगी बिल्कुल तो एक ही बिल्कुल बंदे के साथ बिल्कुल होगी। बिल्कुल। इसीलिए फिर ये होता है कि जब एक बिल्कुल क्लोज्ड वर्ल्ड में, कि माफिया तो माफिया क्लोज्ड वर्ल्ड, जब फ्रांसिस फोर्ड कपोला दिखाता है स्टोरी टेलिंग में, और फिर आप देखते हो कि कुछ सिविलियन वाला एस्पेक्ट आपको नजर ही नहीं आता, तो खुद आपका माइंड उसमें, मतलब एज ए माफिया की तरह क्रिएटर और लॉयल में आप डिवाइड कर लेते हो अपने माइंड को। और मुझे लगता है यही एस्पेक्ट जो है स्टोरी टेलिंग का, इसका उसका गॉड फादर मेरे ख्याल से अच्छा, अभी हमने बेस्ट। यहाँ पे जो बल्कि मैं यहाँ पे एक और हाँ इंटरेस्टिंग बात कहना प्लीज चाहूंगा कि प्लीज। अगर आप मूवी शायद फर्स्ट टाइम देखो जी। तो आपको शायद इतना अंदाजा ना हो, लेकिन जब दूसरी टाइम देखते हो ना, तो आपको मूवी के फर्स्ट सीन से ही आपको मूवी की थीम का अंदाजा हो जाता है कि यार ये मतलब किस किस्म की मूवी होने वाली है, या किस किस्म का मतलब माफिया मेंटालिटी होती है। आप देखते हो कि आप देखते हो कि मूवी के स्टार्ट में शादी है, वीटो कॉर्लियोनी की शादी है, सब खुश हैं, हम्म, और इटालियन या सिसिलियन ट्रेडिशन के तहत घर में शादी है तो शादी है। बड़ा हर बंदे की विश पूरी करता है, हम्म, ट्रेडिशन है वो। तो तुम देख रहे हो कि बाहर शादी है, सब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, लेकिन वीटो कॉलोनी अपने डार्क से कमरे में बुक, मतलब बुक शेल्फ के बीच में बैठ के हर दिल्ली एक हर दिल्ली हर, दिल्ली कर रहा होता है। हर एक की एक एक फरमाइश सुन रहा होता है। हम्म, तो उसमें एक बंदा भी आता है, वो पता नहीं कोई हॉलीवुड का सिंगर होता है, वो कहता है कि डॉन, मुझे वो एक बंदा है, वो चांस नहीं दे रहा हॉलीवुड का उसको कुछ करें। हम्म, तो वो कहता है हो जाएगा। लेकिन एक और बंदा आता है, वो कहता है कि डॉन, मेरी मेरी बेटी के साथ रेप हुआ था। ओहो। कहता है था, जी। हुआ था। हुआ था, तो आप प्लीज मतलब मुझे इंसाफ दिलाएं। तो कॉलोनी कहता है कि मतलब हुआ था यानी कि तुम मेरे पास पहले क्यों नहीं आए, अब क्यों आ रहे हो। तो वो कहता है कि डॉन, मैं एक अच्छा अमेरिकन सिटीजन बनना चाहता था, तो इसलिए मैं पहले पुलिस के पास गया, लेकिन अभी बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन पुलिस ने कुछ किया नहीं रेपिस्ट का, तो मैं चाहता हूँ मुझे इंसाफ देना। तो इसको डॉन अफेंड हो जाता है। पीटर कॉलोनी कहता है कि तुम पुलिस के पास जाने से पहले मेरे पास क्यों नहीं है। हम्म, अगर मुझे पता ना होता कि तुम एक अच्छे आदमी हो, तो मैं तुम्हारी इस एक्ट को दुश्मनी समझता। रियली। मतलब वो कहता है, उसके फिर वर्ड्स होते हैं, डायलॉग है उसकी, कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया था कि तुम मुझे इस तरह डिसरिस्पेक्ट करो। हम्म, नहीं समझ रहे हो हम्म, कि एज अ माफिया मैं अगर तुम्हारा डॉन हूँ, तुम मुझे अपना डॉन समझते हो, तो तुम्हारे लिए भाड़ में गई पुलिस, तुम्हारे लिए भाड़ में गई स्टेट, तुम्हारे लिए अगर कोई कुछ है तो मैं हूँ। तो इसीलिए जो टाइटल है गॉड फादर। हाँ, तुम्हें जज करने वाला मैं हूँ, तुम्हें मतलब वो इंसाफ दिलाने वाला मैं हूँ। तो ही इज द गॉड फादर अगर एग्जैक्टली। तुम किसी भी चीज के लिए मेरे अलावा किसी को देखते हो, तो या मैं तुम्हें ट्रेटर से देखूंगा की नजर से देखूंगा, या तुम्हें लॉयल की नजर से देखूंगा। इसलिए वीटो कॉलिनस को कहता है कि अगर तुम अच्छे आदमी ना होते, अगर मुझे पता होता कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो, तो मैं तुम्हारे इस एक्ट को एज अ मतलब दुश्मनी समझता। तो इसी से आपको पूरी मूवी की थीम समझ आ जाती है कि यार अच्छा, मतलब आप हर किसी को इसी नजर से देखते हो कि कौन ट्रेटर है, कौन कौन लॉयलिस्ट लॉयल है। है, लॉयलिस्ट है। तो अच्छा, माफिया कल्चर की बात की मतलब इससे तो पहले, I'm sorry मैं हाँ हाँ ज्यादा बोल रहा प्लीज हूँ, प्लीज। लेकिन इससे हमने पहले, आपको बुलाया इसीलिए ताकि आप बोलें, हम आपको सुनना चाहते हैं। यार क्योंकि इससे पहले इस तरह का हॉलीवुड में इस तरह की, मतलब या इस इम्पैक्टफुल लेवल पे शायद इस तरह की मूवी या स्टोरी टेलिंग उससे पहले नहीं आई थी हॉलीवुड में। तो दैट्स व्हाई आई थिंक इट बिकेम अ ह्यूज।
50-53 साल हो गए और अब तक आप देखते हो कि IMDb में आपको टॉप 1 या टॉप 2 में टॉप फ्लक्चुएट होती है आपको टॉप रैंक्स में मिलेगी। नज़र आती है। बिल्कुल। ये गॉडफादर है, इस मेरे ख्याल में मशहूर होने की वजह भी ये थी कि उसने एक डिफरेंट किस्म का जॉनर इंट्रोड्यूस करवाया था अपने व्यूअर्स के लिए। थ्रिलर थी, माफिया कल्चर था और गैंगस्टर कल्चर था। या लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए गॉडफादर से पहले की जो हॉलीवुड इंडस्ट्री है, उसको थोड़ा-सा देखा जाए तो वहाँ पे जो मूवीज़ थी, वो बड़ी रोमांटिक और लव स्टोरीज़ के गिर्द घूमती थी। जैसा कुछ मूवीज़ हैं, टू नेम अ फ्यू, राइट? गॉन विद द विंड है, कासाब्लांका है, जो कि मेरे ख्याल में कैसाब्लांका। कासाब्लांका है बिल्कुल। हँस क्यों रहे हैं आप ज़रा बताएँ? वो सब अक्सर कासाब्लांका का कभी-कभी नाम सुन के। कभी-कभी डिस्कस करते हैं ना यार, क्योंकि आई थिंक इट्स अ ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, बट आई थिंक इट्स अ रियली रियली क्लासिकल रोमांटिक मूवी। रियली, 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 रियली मतलब ये मेरे ख्याल में एक तुम क्या समझते आइकॉनिक हो? मैं आपसे पूछूं कि कैसाब्लांका की अगर इतनी हाइप जो है, वो जो अब तक मतलब लोग कैसाब्लांका कहते हैं तो मतलब समझते हैं कि यार वाह क्या मूवी थी यार, कितनी रोमांटिक मूवी थी। आई एम श्योर तुमने देखी होगी, तुम बिल्कुल, बिल्कुल। मूवी लवर तो हो। जी, वैसे तुमने मुझे ओवर हाइप कर दिया कि ये मूवी मतलब जानते ही नहीं, वो तुम भी मतलब मुझे पता है कि क्या जानते हो। बट नॉट एज़ गुड एज़ यू। नहीं यार ऐसे नहीं। तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि इसकी जो इतनी हाइप है जस्टिफाइड की गई? या कासाब्लांका आई गेस मोस्ट आइकॉनिक मूवी रोमांस है इसमें। आई मीन मतलब इट्स वन ऑफ बेस्ट ऑफ इट्स काइंड। या ठीक है। तो बेसिकली कासाब्लांका आज की अगर थोड़ी देर पहले हमने एक वर्ड यूज़ किया द जेन ज़ी। या अगर जेन ज़ी अगर ये मूवी देखेंगे तो उनके लिए बड़ी एक क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट है, या वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। लेकिन कासाब्लांका को पसंद करने के लिए मेरे ख्याल में एक मिला में गुड सीन। बिल्कुल गुड हाँ, एक मूवी टेस्ट चाहिए, गुड मूवी टेस्ट चाहिए। मतलब एक जिस बंदे की का जो टेस्ट अच्छा है मूवीज़ में, और इट आपको डज़न्ट छोटी। मैटर कि यार ये हाँ। इसमें कलर ग्रेडिंग हुई है या फिर ये ब्लैक एंड व्हाइट में नज़र आ रही है। या मतलब कासाब्लांका देखो ना एक बहुत ही इमोशनल और बहुत ही रोमांटिक किस्म की मूवी है। मतलब इसका जो मेन जो हीरो होता है रिक, राइट? रिप्लेन। रिक मतलब पूरी उम्र जिस खातून के लिए मर मिटने को तैयार होता है एट द एंड हाँ, ऑफ द स्टोरी, जब एट द उसको एंड ऑफ द डे बिल्कुल जब उसको मिल रही होती मिल है, भी रही होती है। मिल भी रही होती है, लेकिन वो क्या करता है, ही सीज़ हर फ्रॉम द प्लेन बल्कि उसको प्लेन या में बिठा के उसको भेज देता है। या मतलब इट्स आई गेस अ स्टोरी ऑफ अल्टीमेट सैक्रिफाइस। और इसी दौरान जो रिक का जो कैरेक्टर है, इसमें ये भी दिखाया जाता है कि यार वो एक नार्सिसिस्ट बन जाता है, या एक सैडिस्ट बन जाता है। या तो ज़रा तुम बताओ अभी हमने आपको बुलाया असल में बोलने के लिए, ना कि मैं मूवीज़ को एक्सप्लेन यार कर रहा हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं है। कासाब्लांका के बारे में थोड़ा बताओ और ये जो प्री गॉडफादर जो मूवी इंडस्ट्री थी उसके बारे में बताओ थोड़ा-सा। बस मेरे ख्याल से कैसाब्लांका के बारे में तुम काफी बहुत अच्छा तुम बता चुके हो, बट आई थिंक अगर आज के दौर में कैसाब्लांका की अगर किसी मूवी के साथ एनालॉजी बना सकते हो हल्की सी, ताकि किसी को समझाने के लिए, तो आई थिंक मेरे माइंड में आता है कि एक बॉलीवुड की मूवी है कि आशिकी 2। हाँ, रियली? बट बट उसमें बट उसमें फर्क ये है कि आज की तो शायद वो हीरोइन में मर्ज़ी खुद को खुदकुशी कर मार लेता देता है। है, बट इसके लिए कि यार तुम खुश रहो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी खुशियां खराब हो। तो दूसरी मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटैग सैक्रिफाइस इज़ देयर राइट? मतलब प्रोटैगनिस्ट को कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ खराब होगी, तो मैं चाहता हूँ कि खुश रहो मेरे साथ भी हुँ, या हुँ। मेरे बाद भी। हुँ, हुँ। तो वो अपने आप को मतलब मार देता है। कैसाब्लांका में ये है कि वो जानते हुए भी कि मतलब मैं शायद कुछ कर सकता हूँ, या आई कैन मेक हर टू आई कैन मेक हर स्टे, बट स्टिल ही चूज़ेस के यार वो उनको जाने देता है। हुँ, हुँ। और स्पेशली अगर वर्ल्ड वॉर 2 की अगर बैकड्रॉप में देखो, क्योंकि मूवी मेरे ख्याल से 1942। 1942 नहीं 43 की आई गेस। हाँ, बिल्कुल। तो तुम्हें पता है कि वो वर्ल्ड वॉर 2 के एक तरह से पीक आवर्स थे, पीक आवर्स थे। तो लोगों की किस्म का एस्केपिज़्म भी चाहिए था। हुँ, हुँ। तो मूवी भी वैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बैकड्रॉप पे बनी है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। नेवर या केम टू माय माइंड। बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 2 के बैकड्रॉप पे बनी है ना। तो फिर ऑब्वियसली लोग वो एक इमोशनल सेंटिमेंट लोगों का उसके साथ बन गया, एंड देन मूवी भी मतलब एक स्टोरी के लेवल पे देखो कि शुरू में एक कपल साथ होता है, फिर उनके साथ नहीं बनती, फिर काफ़ी साल वो देखता है कि यार जिस बंदी के साथ मेरा ताल्लुक था वो किसी और के साथ है। लेकिन फिर हालात कुछ इस तरह के हो जाते हैं कि मतलब अगर वो चाहे तो बंदी और हो सकता है, क्योंकि उसके पास पेपर्स होते हैं हुँ, हुँ। कि जर्मनी का कंट्रोल होता है उस जेमन उस कैसाब्लैंका शहर पे। कैसाब्लांका शहर में। तो अगर उसको उस कपल को कोई बाहर जाने दे सकता है तो वो रिक ब्लेन है, रिक ही क्योंकि है। उसके पास पेपर्स होते हैं। डॉक्यूमेंट्स होते हाँ हैं, बिल्कुल। सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स तो होते हैं। वो अगर लड़के को मतलब चाहे कि वो रोके तो वो भी रोक सकता है, बट मतलब वो फिर उसको जाने देता है। तो बट अगर ही एज अ सीज़ हर स्टोरी ऑफ। भी देखो तुम, तो आई थिंक इट इट इज इंडीड मतलब है क्लासिक। और वैसे भी उसका वो आइकॉनिक डायलॉग कौन भूल सकता है यार।
पेरिस वाला था जो था, We will always have Paris. we'll always have Paris, Yeah. right? And we'll always have APS, Yeah. right? So I guess ये Casablanca is not a movie or मतलब not जैसे a अभी हम drama, but APS it's के an हैं, art. या जैसे हम APS के दोस्त हैं, मतलब हमारा बचपन एक तरह से साथ गुजरा है। बीच में ऑब्वियसली ऐसा हुआ होगा, शायद हम 2-3 साल तक नहीं मिले नहीं होंगे, मिले होंगे। लेकिन जब भी मिले हैं 2-2.5 साल के बाद भी, तो शायद ऐसा वो फील नहीं होता कि यार बहुत कुछ टाइम गुजर गया, मतलब आप वो APS वाला कनेक्शन फील करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए मतलब हम कह सकते हैं कि वी विल ऑलवेज हैव APS। हम्म, ये मतलब वो डायलॉग इतना मशहूर हुआ, जैसे आजकल आप देखते हो कि यार इंग्लिश मतलब हर साल ऑक्सफोर्ड में मतलब एक इंग्लिश वर्ड ऐड होता है, जैसे पिछले साल रिज ऐड था, विजय। मतलब उस साल का पॉपुलर वर्ड 2023 का सबसे पॉपुलर वर्ड रिज था, तो वो ऑक्सफोर्ड ने डिक्शनरी में ऐड किया। इस साल का ब्रेन रॉट सबसे फेमस वर्ड था। मतलब इस मूवी की तुम हाइट ये देखो ना कि मतलब ये इतनी फेमस हुई कि इसका डायलॉग अब इंग्लिश में एज अ प्रोवर्ब यूज होता है, Proverb use यू विल होता ऑलवेज हैव मतलब वी विल ऑलवेज हैव पेरिस, पेरिस। क्योंकि उनका जो अफेयर हुआ होता है वो पेरिस में पेरिस हुआ में होता है शुरू पहले, हुआ होता रिक है। ब्लेन और इल्सा का, मतलब वो पेरिस में हुआ होता है, तो जब बाद में वो बिछड़ते हैं तो ये वो, तो जब उसको प्लेन में सी ऑफ कर रहा होता है तो एल्सा बोलती है कि हम एक नहीं हो सकते, सॉरी बट वगैरह इस तरह, तो भी प्लेन बोलता है कि कोई बात आई गेस ये जो पीरियड वी था, विल ऑलवेज हैव, वी विल ऑलवेज हैव पेरिस। इस पीरियड में मैं सबसे जो एपिक मूवी थी हॉलीवुड की, तो आई गेस कैसाब्लांका ही थी, राइट? यार ये मतलब एक तरह से डिबेटेबल है, कुछ लोग समझते हैं कि गॉन विद द विंड, अनदर ग्रेट मूवी, या वो भी मेरे ख्याल से सिविल वॉर के बैकग्राउंड जो बैकड्रॉप पे है, अमेरिकन जो सिविल वॉर या थी, बिल्कुल। बट इट्स स्टिल अ रोमांटिक मूवी। हम्म, बट कह सकते हो वैसे भी वो समझा जाता है ना कि 1930 से लेके 1950 का जो पीरियड है, दैट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द, नॉट वन ऑफ द, इंडीड अ गोल्डन पीरियड ऑफ हॉलीवुड। जैसे एक बंदे या एक मुल्क की कामयाबी, मतलब एक कामयाब आदमी है, कामयाब मुल्क को अगर आप रेट्रोस्पेक्ट में देख के आइडेंटिफाई करना चाहो कि यार इस बंदे या इस मुल्क की कामयाबी की वजह क्या बनी, या कौन सा पीरियड था, या कौन सा ऐसी चीज जो इसकी कामयाबी की वजह बनी, अगर इसे आइडेंटिफाई करना चाहो तो आप एक पीरियड आइडेंटिफाई करते हो कि यार ये बंदा इस वजह से फेमस बना, या ये जो कंट्री थी ये इस वजह से फेमस बनी। मेरे ख्याल से हॉलीवुड जो एक पीक तक पहुंचा, यानी ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचा, वो मुझे लगता है कि अपनी इसी गोल्डन पीरियड की वजह से, 1930 से लेकर 1950 का जो पीरियड था, स्पेशली विद मूवीज लाइक गॉन विद द विंड, विद कैसाब्लैंका, एंड आल्सो दूसरी इस तरह मूवीज, तो मतलब इनकी वजह से एक ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचा। पहुंचा। उससे पहले ज़्यादातर तो पता है साइलेंट मूवीज बनती थी, तो उनका इतना मतलब हर जगह पे साइलेंट ही बनी थी, तो उसका इतना वो नहीं है। मतलब ये जो 1930 1950 का जो पीरियड है, वो शायद एक वजह बना कि नाउ हॉलीवुड इज कंसिडर्ड एवरीवेयर। अच्छा, लाइक वी डिस्कस के जो गॉडफादर था, विद गॉडफादर देयर केम अ न्यू जॉनरा इन हॉलीवुड, जिसमें थ्रिलर एक्शन मूवीज थी। या लेकिन हम 1970s और 1980s की बात करें, विच इज द पोस्ट गॉडफादर एरा, या तो वहां पे कुछ मूवीज थी बड़ी ब्रिलियंट किस्म की। टैक्सी ड्राइवर थी, जो मार्टिन सॉर्सेरे की थी, सॉर्से की। और या उसके बाद हमारे पास है जी स्कारफेस की। और इसी दौरान हमारे पास ब्रायन डी पाल्मो शायद। बिल्कुल, और या इसी दौरान हमारे जो बड़े जो कैरेक्टर्स थे, जिनकी मेरे ख्याल में अपनी कल्ट फॉलोइंग भी बनी, जैसे रॉबर्ट डिनेरियो है, अल पचिनो है। तो जरा ये जो, और ये जो मूवीज हैं जिनका हमने अभी जिक्र किया, लाइक टैक्सी ड्राइवर, लाइक स्कारफेस, ये किस हद तक गॉडफादर से इम्पैक्ट लेती हैं, और ये कैसे गॉडफादर से डिफर करती हैं अपने एक्शन और अपनी स्टोरी टेलिंग में? आई गेस ये मूवीज में कुछ एन एलिमेंट ऑफ साइको थ्रिलर भी इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब आप ये दिक्कत तो ये है कि यार जो एक चीज़ बहुत फेमस हो जाए और बहुत इम्पैक्टफुल हो, ऑब्वियसली लोग उससे, आप कॉपी का वर्ड यूज़ कर लो या इंस्पायर का वर्ड यूज़ कर लो, वो तो लोग उससे ऑब्वियसली होते हैं। बट अगर आप शायद तुमने टैक्सी ड्राइवर का नाम लिया, अगर उसको आप स्ट्रिक्टली अगर मूवी के उस सेंस में उसको लो, तो शायद ये कहना कि यार ये गॉड फादर से एक तरह से मतलब पूरी तरह से स्वीप थी, या गॉड फादर से मतलब एक तरह से कॉपी थी, तो वो शायद कहना मतलब फार फेच थिंग होगी। ऑब्वियसली टैक्सी ड्राइवर के अंदर एक गैंगस्टर वाला एलिमेंट है कि वो बंदा अकेले बैठ बैठ के, ट्रेविस ब्लिकर या पता नहीं रॉबर्ट डेनिरो जो कैरेक्टर प्ले करता है, मतलब वो बैठ बैठ के सोच सोच के इतना साइको हो जाता है, साइको किलर जो तुमने वर्ड यूज किया, कितना साइको हो जाता है कि वो खुद को गैंगस्टर बना देता है। और डिस्ट्रक्टिव हाँ, डिस्ट्रक्टिव फोर्स। मतलब शायद अगर ये एस्पेक्ट देखो गॉड फादर उसका कि यार वो गैंगस्टर से लेती थी, तो उसके बाद लोग किसी न किसी मूवी में अगर वो सोशल
मामलात पे भी अगर मूवी बना रहे हैं तो वहाँ पे भी कोई गैंगस्टर का इम्पैक्ट या गैंगस्टर का एस्पेक्ट डाल रहे थे उस मूवी की वजह से, गॉडफादर की वजह से। तो शायद हाँ, इस वजह से कह सकते हो कि गॉडफादर ने इम्पैक्ट किया, या अच्छा, ये जो मुझे लगता है। टैक्सी ड्राइवर की आपने बात की, तो टैक्सी ड्राइवर में जो एक साइको थ्रिलर है, तो देयर इज दिस आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सैक्रिफाइस या फिर आइसोलेशन का। मेरे ख्याल से टैक्सी ड्राइवर भी किसी से अडॉप्टेड नहीं है, एडेप्टेड है, आई मतलब गेस। किसी नॉवल में नहीं है ये। बिल्कुल, ये जो एग्रेशन नॉवेलिस्ट हैं फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, उसकी कुछ नॉवेल्स है, बेसिकली क्राइम एंड पनिशमेंट है, ब्रदर कारामाजोव है, और नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड है। तो ये फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की हैं, रशियन नॉवेलिस्ट है, इनका एक मेन थीम है तमाम एक्चुअली नॉवेल्स में, बेसिकली इनका ना इट्स एक्चुअली न्यू फॉर मी, मुझे 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 भी नहीं हाँ, पता ये था ये। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग फिर नॉवेल्स तुम हैं, कह आप रहे जरा हो मुझे पढ़ें। बहुत, फिर तुम कहते हो मुझे बहुत पता है। मैं नॉवेल्स कुछ पढ़ी नहीं, लेकिन मूवीज में मैं ऐसे क्रिटिकली नहीं देखता, यार लेकिन जो आई थिंक टैक्सी आई थिंक स्पेसिफिकली, आई थिंक अ गुड मूवी इज लाइक रीडिंग अ गुड नॉवल। बिल्कुल ट्रू। तो ये टैक्सी ड्राइवर के जो मेन थीम वो सफरिंग पे है, राइट? जो मेन, सोशल इश्यूज बिल्कुल या सोशल इश्यूज पे, सफरिंग पे है, मतलब जो डिनेरियो है, तन्हाई, बिल्कुल डिनेरियो है, वो एक लोनलीनेस, आइसोलेटेड जिंदगी गुजारता है, मतलब ही लुक्स सो एट थिंग्स विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव, हाँ कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता है, वो तन्हाई एक बंदे हमेशा को, हाँ बिल्कुल एक एंग्जाइटी का शिकार बिल्कुल होता है। बिल्कुल। एंड एट द एंड ऑफ द डे वो जो एंग्जाइटी है, वो जो सोशल आइसोलेशन है, that converts into a destructive rampage। या वो न सिर्फ खुद को नुकसान देता है, बल्कि अपने साथ जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको भी नुकसान देता है। एंड या सेम इज द केस विद फियोदोर दोस्तोयेव्स्की या नॉवल। वो पूरी, उसके नॉवल के जो मेन जो प्रोटोगनिस्ट होता है, वो एट द एंड ऑफ द डे ही सफर्स। या जरा हाँ, आप बताएं मजीद वो इस टैक्सी ड्राइवर और स्कारफेस के बारे में। क्योंकि तुमने गॉड फादर का रेफरेंस किया, तो मुझे लगता है गॉड फादर के बाद एक बड़ा इम्पैक्ट ये था कि जब फ्रांसिस फोर्ड कपोला की एक रेपुटेशन बन गई थी, हम्म, मुझे लगता है कि उसके बाद फिर डायरेक्टर्स ने बजाय कि गॉड फादर को डायरेक्ट कॉपी करें, हर डायरेक्टर ने शायद ये सोचा कि वो अब उसकी पेक्यूलियर पहचान बने, मतलब उस फील्ड में, या एक डायरेक्टर अपने खास काम की वजह से पहचाना जाए। हम्म। जैसे अभी ये टैक्सी ड्राइवर है, टैक्सी मार्टिन ड्राइवर, स्कॉर्सेज़ी, इसमें आपको साइको थ्रिलर। एस्पेक्ट भी मिलेगा। किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक जाके आपको मूवी समझ भी नहीं आ रही होगी, क्योंकि आजकल बहुत से लोग आप रिव्यूज उठा के देख रहे हैं, वो कहेंगे यार क्या बकवास मूवी है, बकवास कुछ मूवी है। कहेंगे क्या जबरदस्त है, हम्म, कुछ कहेंगे क्या एंडिंग है समझ ही नहीं है, क्या हम्म। बकवास मूवी है। तो अगर आप टैक्सी ड्राइवर देखें और 1976 इसकी की, एंडिंग को लेके बड़ी कंफ्यूजन से। अगर आप अगर ये मैं पॉइंट बनाना बिल्कुल। चाह रहा हूँ, स्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ कि अगर आप 1976 की मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की आप टैक्सी ड्राइवर देखें, तो 2010 या 9 की आप मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की शटर आइलैंड देखें, ओह, आपको वो शटर समझ, आइलैंड, आपको वो मूवी समझ ना आने का, माय गॉड। देखो जो मैं पॉइंट स्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ कि आपको वो मूवी समझ ना आने का एक्सपेक्ट इन 34 सालों के गैप में मिलेगा मार्टिन स्कॉर्सेज़ी के। मतलब मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने अपना एक स्टाइल बना लिया कि मैं मूवी इस तरह की बनाऊंगा, और इस तरह की मार्टिन स्कॉर्सेज़ी अपनी इस तरह की मूवी से पहचाना गया। या मुझे लगता है कि गॉड फादर एक इम्पैक्ट ये था कि हर डायरेक्टर मतलब एक अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता था। उसे भी आप देखो, उसी वजह से आप देखो कि फिर मतलब फिर 80s जैसे आपने स्कारफेस का नाम लिया, फिर वो भी मतलब इट्स अ प्योर गैंगस्टर मूवी। उसके बाद फिर अगर आप 90s में देखो तो फिर आप देखते हो कि हर किस्म के और शटर आइलैंड इसी एरा की मूवी है, शटर आइलैंड 2010 के, 2010 की, लेकिन सेम डायरेक्टर। मतलब मेरे कहने का मतलब था कि आप 1976 से लेके 2010 शटर आइलैंड तक अगर आप मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की मूवी अगर आप देखो, तो आपको वो सस्पेंस का और मूवी समझ ना आने का, प्लॉट समझ ना आने का, वो जो एक पेक्यूलियर उनका स्टाइल है मार्टिन स्कॉर्सेज़ी का, वो आपको नज़र आएगा। मतलब अपना एक जो पहचान उन्होंने बनाई कि मैं मतलब इसी तरह की मूवीज़ बनाऊँगा, वो मुझे लगता है कि इट वाज़ वन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ गॉडफादर। अभी मतलब शटर आइलैंड का जिक्र हुआ, शटर आइलैंड मतलब बंदा जो पूरे जो 90 मिनट्स देखता है, ठीक है, डिकैप्रियो। उसमें इंसान, मतलब मुझे ऐसा लग रहा होता है कि जो मैं अपनी पर्सनल फीलिंग बयान करूं, तो ऐसा मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सारा समझ आ रहा है, लेकिन बिल्कुल जो अल्टीमेट लास्ट जो 2 मिनट में, लास्ट जो 2 मिनट आई वाज लाइक ये क्या है? व्हाट इज इट यार, ये दोबारा देखनी मतलब होगी, बंदा फिर कहता है कि यार ये मैंने पिछले 90 मिनट शायद बर्बाद ही किए हैं। फिर दोबारा मतलब देखो। इंसान जो 90 मिनट एक वर्ल्ड व्यू लेके मूवी देख रहा होता है, एंड पे बंदे को खुद कंफ्यूजन और अपने आप पे डाउट होता है, यार ये जो मैंने पीछे सब कुछ देखा ये सच या था या झूठ था। या दिस लेवल ऑफ थ्रिलर, दिस लेवल ऑफ साइको मतलब डायरेक्टर उस चीज़ को साइको एक्शन। उस जॉनर को अपनी पहचान बना देता है। तो आई थिंक इट वाज़ वन ऑफ द गुड इफेक्ट्स ऑफ गॉडफादर के भाई, मतलब कि हर डायरेक्टर अपनी पहचान बनाने लग गया। फिर उसके बाद स्टीवन स्पीलबर्ग जैसे डायरेक्टर्स मशहूर हुए, क्विंटन टैरेंटिनो 90s में अगर हम देखें, 90s में तो एक तरह से मतलब फ्लड गेट खुल गए ना, आप समझो कि आज जैसे डैम का स्पिलवे खुलता है ना, मतलब आपको फिर 90s में हर किस्म की, ऑब्वियसली विद द एडवेंट ऑफ अच्छा, 1990s का जिक्र हुआ,
तो 1990s में 2 बड़े मज़े की चीज़ें हुईं। एक तरफ तो बड़ी क्लासिक किस्म की मूवीज़ बन रही थी, जिनमें जो सोशल इश्यूज़ थे, उनको डिस्कस किया जा रहा था और दूसरी तरफ सीजीआई किस्म की नई टेक्नोलॉजीज़ आई और उसमें भी बड़ी-बड़ी मूवीज़ बनी। या और सोशल इश्यूज़ वाले एस्पेक्ट की बात की जाए तो नजीब बड़ी क्लासिक किस्म की मूवीज़ बन रही, जैसे कि शिंडलर लिस्ट है, जैसा कि फॉरेस्ट गंप है, जैसा कि हाय शॉशैंक रिडेम्पशन है या और फाइट क्लब है। बिल्कुल, अगर हम 90s को देखें ना, तो 90s में हर तरह की मूवीज़ हैं। जैसे कि आपने कुछ मूवीज़ का नाम भी लिया, मतलब फॉरेस्ट गंप जैसी मतलब सोशल इश्यूज़ पे हार्ड हिटिंग मूवीज़ से हार्ट हिटिंग लेके मूवी, साइंस फिक्शन मूवीज़ से लेके क्या कहते हैं तो वर्ल्ड वॉर की वर्ल्ड मूवीज़ वॉर तक, की जैसे आपने मूवीज़, शिंडर लिस्ट का शिंडलर नाम लिया। लिस्ट, मतलब हर किस्म की मूवीज़ आई और सेविंग प्राइवेट रायन सेविंग प्राइवेट हाँ, या मैं भूल मतलब गया था मेंशन करना ही। द प्लेटून मेरे ख्याल से 80s की है। हुँ, हुँ। बहरहाल अक्टूबर स्काई मतलब साइंस से लेके आपको हर फील्ड की मतलब मूवीज़ नज़र आएँगी और स्पेशली जैसे आपने सीजीआई का कहा या और स्पेशली फॉरेस्ट गंप। इन मूवीज़ का ये था कि मतलब इन मूवीज़ के उससे पहले भी शायद ये होगा, लेकिन इन मूवीज़ के बाद ये जो सोशल हार्ड हिटिंग टॉपिक्स पे जो मूवीज़ थी, उनके बाद लोग मूवीज़ को एज़ अ वे ऑफ लाइफ लेने लगे। स हमारे यहाँ तो शायद अभी भी ऐसा कल्चर मतलब नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर आप यूरोप में इवन अभी इंडिया में भी मतलब ये कल्चर डेवलप हो रहा है कि मूवीज़ को लोग एज़ अ वे ऑफ लाइफ लेते हैं। वे ऑफ लाइफ कहते हैं। या जैसे फॉरेस्ट गंप में आप देखो कि किस तरह उन्होंने सोसाइटी को एज़ एज़ कंपैरिज़न विद 2 कैरेक्टर्स फॉरेस्ट गंप और उसकी गर्लफ्रेंड उसकी उन्होंने गर्लफ्रेंड, हाँ, बिल्कुल, कि एक बंदा है उसके पास ज़्यादा विज़न नहीं है लाइफ़ का, फॉरेस्ट गंप मतलब उसको पता नहीं है कि मैं मतलब कुछ मैंने ज़्यादा एम्बिशन या कुछ मैंने ज़्यादा एम्बिशियस कुछ चीज़ें मैंने करनी है, उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं है। उसको बस ये है कि मेरे सामने प्रेज़ेंट में मेरे साथ जो चीज़ हो रही है या जो प्रेज़ेंट में मुझे चीज़ करनी है, वो मुझे पूरी ऑनेस्टी के साथ करनी है, सिंसियरिटी के मतलब साथ करनी है। मेरे ख्याल में इस मूवी का मैसेज भी है कि सिंगल माइंडेड फोकस के साथ इंसान कुछ करता है तो वो बड़ी-बड़ी चीज़ें अचीव कर या लेता है। उसके कंपैरिज़न में अगर आप दूसरा कैरेक्टर देखें, जो उसकी गर्लफ्रेंड का है कि वो गर्लफ्रेंड क्या बहुत एम्बिशियस है, उसको मतलब एक्टिंग भी करनी है, हुँ, हुँ। मॉडलिंग भी करनी है, ये मॉडलिंग भी भी करनी करनी है, है, वो भी पैसा करना भी है। कमाना है। या ऑब्वियसली लेकिन जब आप 5 साल बाद दोनों कैरेक्टर्स को मूवीज़ में कंपेयर करते हो कि 5 साल बाद फॉरेस्ट गम और 5 साल बाद उसकी गर्लफ्रेंड किस मकाम पे होती है, तो आप देखते हो कि फॉरेस्ट गम बहुत 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 आगे कुछ होता है। अचीव कर हालाँकि उसका चुका एम्बिशन होता है। इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन उसको ये रहता है कि ऑन द स्पॉट वो जो चीज़ कर रहा है, वो मतलब फुल सिंसियरिटी से करे। डेडिकेशन के साथ दे हाँ, रहा है। बिल्कुल। तो इस तरह की मूवीज़ ने भी सोसाइटी को बहुत ही मतलब हार्ड हिट किया ऑब्वियसली। फिर जैसे आपने फाइट क्लब का कहा, बट बिफोर वी कम टू फाइट क्लब, फाइट क्लब नहीं इस पे आने से पहले जो फॉरेस्ट गंप है इसकी एडॉप्टेशन भी की है इंडियन इंडस्ट्री ने, या लाल सिंह चड्ढा आई गेस। या तो क्या ये जो एडॉप्टेशन हुई ये पहली बात तो बताएं जरा यार, ये एडॉप्टेशंस करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, और अगर चलो कर लिया है और बॉलीवुड ने इसकी या एडॉप्टेशन कर ली है या तो उन्होंने जस्टिफाई किया इस मूवी की जो हाइप है उसको। यार जस्टिफाई तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन उस पे तो कमेंट नहीं कर सकता मैं। लेकिन मैं शायद मैंने आमिर खान के कहीं तो कुछ पढ़ा था या उनका एक इंटरव्यू मैंने सुना था। मैं आमिर खान के ही वर्ड्स रिपीट करूँगा क्योंकि हम्म। उन्होंने ये एडैप्टेशन बनाई। ओके। उनका कहना था कि मैंने शायद मूवी को फॉरेस्ट गंप को जो मैंने रीमेक किया, वो मैंने बहुत हाई पिच पे किया। शायद मुझे इतना हाई पिच नहीं करना चाहिए था। तो ये उनके अपने वर्ड्स हैं। हम्म। तो अगर मैं समझूँ कि शायद उस तरह जिस तरह इंसाफ होना चाहिए था एडैप्टेशन के साथ, शायद उस तरह नहीं हुआ। जिस तरह ओरिजिनल फॉरेस्ट गंप का था, जिस तरह ओरिजिनल फॉरेस्ट गंप में जो मैसेज था कि मतलब एक सिंसियर बंदा है, वो जो भी काम कर रहा है सिंसियरिटी से वो कर रहा है, बाकी उसको कोई विजन नहीं है। तो अगर आप लाइफ में सिर्फ सिंसियर हो अपनी करंट सिचुएशन के साथ, तो आप उसी को लेके लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो, बजाय कि अगर आपके पास एम्बिशन ना भी हो, हम्म। if you have a still tiny amount of sincerity in your work, then still you can you are worth it. तो आमिर खान ने जो किया वो मेरे ख्याल से शायद हमारी जो अपनी सोसाइटी थी, शायद वो उससे इतना रिलेट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से शायद उनकी अडेप्टेशन इतनी नहीं चली। और इसमें वैसे हमारा एक सोशल एस्पेक्ट भी है, पता नहीं शायद ये मुझे बात मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये कि अगर आप देखें कि फॉरेस्ट गम में कुछ एक पीरियड ऐसा आता है फॉरेस्ट गम की लाइफ में कि वो आर्मी आर्मी में जाता है, आर्मी रिक्रूट हो चुका होता है वो। हम्म। तो वहाँ पे वो कहता है कि मतलब आर्मी में रहना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। आर्मी में आपको ये है कि बस आप डिसिप्लिन फॉलो करना है। मतलब हर चीज़ वो ये उसके अपने अल्फाज़ हैं फॉरेस्ट गम के कि आप हर चीज़ पे येस बोलो, आपके जूते पॉलिश हों, आपका बिस्तर सेट हो। तो पता नहीं लोग इतना मुश्किल क्यों समझते हैं। आर्मी हम्म। में तो मैंने क्रैक कर लिया था कि आर्मी में रहने का मेथड ये है। तो जब आमिर खान ने यही चीज़
हालाँकि वो कोई अपना नज़रिया नहीं दे रहा था, उसने एक चीज़ एडेप्टेशन बनाई थी, तो एडॉप्टेशन। ऑब्वियसली उसको वो सीन मूवी में दिखाना था अपनी एडेप्टेशन में। तो जब आमिर खान ने ये दिखाया कि यार जब लाल सिंह चड्ढा कहता है कि आर्मी विच रहना कोई ज़्यादा मसला नहीं है, आपको येस बोलना होता है, बस जूते सेट करने होते हैं, तो उस पे फिर एक बैकलैश ये भी आया कि बहुत से लोग उस पे ऑफेंड हो गए कि इसने आर्मी की मतलब तौहीन की है या इस तौहीन तरह। की तो अगर आप के कहने का मकसद ये है कि अगर आप एडेप्टेशन कर भी रहे हैं, तो शायद फिर अपने कल्चर को थोड़ा देख के देखेगा। अगर उसको उस तरह थोड़ा एडजस्ट करें, तो आई स्टिल डू थिंक व्हाट अबाउट शॉशैंक इट्स अ गुड। रिडेम्पशन? मैं बस यही कहूँगा, चल हँस क्यों रहे हो फिर? होप इज़ अ गुड थिंग। होप इज अ गुड थिंग, राइट? मे बी द बेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स। मे बी द बेस्ट ऑफ ऑल। यार वो भी तो ऑब्वियसली ये शॉशैंक। आई गेस दिस डायलॉग इज आल्सो फ्रॉम शॉशैंक रिडेम्पशन। या इसी में तो कहा, अगर आप शॉशैंक रिडेम्पशन को एक ही लाइन में डिस्कस करेंगे तो आप यही कहोगे, होप इज अ गुड थिंग मे बी। एंड मे बी द बेस्ट थिंग। या लाइफ में जो भी हो आपको होप नहीं हारनी चाहिए। और इसे तो मैं कह रहा हूँ कि इन जैसी मूवीज के बाद लोगों ने इनको अपना वे ऑफ लाइफ देना स्टार्ट किया। जैसे अगर आप एक अच्छी बुक पढ़ते हो, तो आप उस बुक से तभी रिलेट कर पाते हो जब आप मतलब आप समझते हो कि यार उस राइटर ने आपकी इमोशंस कहीं ना कहीं डिपिक्ट। डिपिक्ट की हैं, या सोसाइटी की कोई मतलब रियलिटी वहाँ पे डिपिक्ट है, या उसने कोई स्ट्रॉन्ग सा मैसेज दिया है। तो शायद मैं समझता हूँ कि कुछ मूवीज हमें हिट भी इसीलिए करती हैं कि जो डायरेक्टर्स होते हैं उन्होंने लाइफ को या लोगों को बहुत क्लोजली फील किया होता है, और वही पे जब वो मूवी बनाते हैं तो उनका इमोशन वो आपको नजर आता है वहां नजर पे आता है। कि लाइफ में जो भी हो, नो मैटर आप किस पोजीशन में भी हो, आपको होप नहीं हारनी चाहिए। तो ये हम शॉशैंक रिडेम्पशन में देखते हैं कि एंड्रयू डुफ्रेन 23 साल जेल में बैठता है, और उसके माइंड में एक चीज आ चुकी होती है, एक लूप और उसने जेल का ढूंढ लिया होता है कि मैं इस जेल से भाग सकता हूँ। तो 23 साल वो थोड़ी थोड़ी मेहनत करता है, थोड़ी थोड़ी मेहनत करता है, और दीवार कुरेदता जाता है, और 23 साल बाद ये पूरा टनल बना देता है अंदर। टनल बना देते हैं। एंड फिर वहां से भागता है, और उसको देख के पूरी जेल में मतलब एक होप आती है कि यार मतलब इफ ही कैन डू इट, वी या कैन आल्सो। या मतलब होप नहीं आनी चाहिए। क्योंकि मूवी में दिखाया गया कि बहुत से लोग मतलब जब जेल से बाहर आते हैं कि लाइफ में उनको करने को कुछ मिलता नहीं है, बेचारे सुसाइड कर लेते हैं। तो बट फिर एंडी ड्यूफ्रेन के बाद एक पूरा मतलब लोगों को होप मिलती है कि नहीं, यू शुड लिव। और वही चीज़ फिर मुझे लगता है कि सोसाइटी में ट्रांसलेट हुई। और इसलिए क्या आई थिंक 90s पीरियड in terms of social issues, in terms of war aspects, in terms of science fiction, मुझे लगता है कि अच्छा, it was साइंस फिक्शन का आपने जिक्र it भी was a किया है, classic era. तो ये इसी दौरान में 1990s में हमने जैसे पहले प्रीवियसली डिस्कस किया कि एक Yeah. तरफ सोशल इश्यूज पर मूवीज बन रही थी, और दूसरी तरफ न्यू टेक्नोलॉजी से आ रही थी, जिसमें सीजीआई वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टेक्नोलॉजी। और सीजीआई के आजकल तो बेसिस मूवीज पे बन ही ट्रू इसी ट्रू बेस पे ट्रू रही हैं। जैसे वार्नर या ब्रदर्स हैं, और जो मार्वल। मार्वल है, डीसी वगैरह है, ये मतलब सुपर ह्यूमन सॉर्ट ऑफ मूवीज बनाने लगी है, जो कि सुपरस्टिशंस पे मबनी थी। लेकिन देयर आर सम डायरेक्टर्स जो बड़े क्लासिक किस्म के, कन्वेंशनल किस्म के डायरेक्टर्स हैं, विद द लाइक्स ऑफ स्टीवन स्पिलबर्ग। या वो ये समझते हैं कि ये जो सीजीआई पे जो मूवीज बन रही हैं, फॉर एग्जांपल 1990 में जुरासिक पार्क बनी सीजीआई के थ्रू, या तो वो इस तरह की मूवीज को ओरिजिनल या रियल सिनेमा नहीं समझते। या और देयर इज दिस आल्सो मोमेंट फ्रॉम 2022 ऑस्कर साइगस, या जहाँ पे स्टीवन या स्पिलबर्ग जो है वो टॉम क्रूज के टॉम साथ, क्रूज या को गले लगा के कहता वो है कि क्लिप बड़ा यू, वायरल हुआ था एक दिन बिल्कुल, टुडे यू सेव द एस ऑफ हॉलीवुड। हॉलीवुड। या हालांकि उस साल आप देखें कि 2021 2022 में बहुत सी हॉलीवुड की बिग बजट मूवीज आई थी, जिन्होंने मेरे ख्याल से शायद टॉप गन मैवरिक से ज़्यादा कमाई की। जैसे स्पाइडरमैन होम कमिंग थी, इस तरह की जो मूवीज़ थी, उन्होंने ज़्यादा मतलब कमाई की। फिर मतलब एक स्टीवन स्पीलबर्ग जैसा बंदा, स्पेशली जब टॉप गन मैवरिक नॉमिनेट होती है, तो जाके स्पेशली टॉम क्रूज को कहता है कि तुमने हॉलीवुड का चेहरा बचाया इस साल। एंड द मूवी वाज टॉप गन मैवरिक। या यस। मूवी तो बड़ी क्लासिक है ना यार। तो अकॉर्डिंग जैसे जैसे तुमने सवाल पुट किया गूज कि बम्स आते हैं, वो देखिए गूज बम्स यार उसने आते हैं। बनाई भी इस तरह की है ना कि मतलब एक बंदा आप छोड़ें, उससे फिर बात लंबी हो जाएगी। तो बेसिकली जो स्टीव स्पीलबर्ग या जो कन्वेंशनल किस्म के डायरेक्टर हैं, उनका नैरेटिव बेसिकली वो ये समझते हैं कि सीजीआई जो है वो ठीक है, आपको वहां पे यूज करनी चाहिए जहां पे आप मतलब कोई रियलिटी दिखाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल जुरासिक पार्क, जुरासिक पार्क स्टीवन स्पीलबर्ग नहीं बनाई। हाँ। अब ऑब्वियसली स्टीवन स्पीलबर्ग डायनासोर्स को तो नहीं ला सकता, तो अब डायनासोर अगर मुझे डिपिक्ट करने हैं या मुझे उस पर कुछ दिखाना है, तो वहां पे इस तरह की चीजें मैं इसमें सीजीआई यूज कर सकता हूँ। बिल्कुल।
There's लेकिन no लेकिन other एक way. ऐसी दुनिया के मतलब एक मतलब सुपर हीरो है, वो बिलियनियर है, उसको और कुछ तो भी स्पेस में जा रहा है, मतलब स्पेस से वापस आ रहा है। चलो स्पेस में भी जाना ठीक है, मतलब उसके पास सब कुछ है, कोई भी मतलब वो कहता है कि इस तरह का जो सिनेमा है वो समझता है कि रियलिटी से दूर है। सिनेमा को रियलिटी से करीब होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप स्पीलबर्ग की मूवीज उठा के देख भी लें, तो उसकी ज़्यादातर मूवीज वही होंगी जो ज़्यादातर मतलब बाहर शूट हुई होंगी, आउटडोर शूट हुई होंगी। मतलब आपको लगेगा कि यार इस बंदे ने इस काम को करने के लिए बहुत एफर्ट डाली होगी। सेविंग प्राइवेट रयान ले लो, वॉर हॉर्स ले लो, आई एम श्योर तुमने देखी होगी वॉर वॉर हॉर्स। हॉर्स, यार चीज में एक व्हाट अ एक्सपेक्ट है, मूवी तुम अगर यार, वॉर व्हाट अ हॉर्स देखो ना, व्हाट अ मूवी। तुम वॉर हाउस देखो तो तुम्हें पता चलता है कि यार जो इस बंदे ने जो घोड़े से एक्टिंग करवाई है। यार सीरियसली मेरे ख्याल में हमारे यहाँ पे जो एक्टर्स है पाकि हॉलीवुड बॉलीवुड में, वो शायद उस घोड़े की जो जो एक्टिंग उसको मैच ना कर सकें। यही तो आप मतलब या अब हमारी जो ऑडियंस है, मैं हैरान हूँ यार, वो कैसे इस तरह की मूवीज नहीं देखते। या या आई गेस उनमें टेस्ट नहीं, यही वजह हो सकती है। मतलब पता वॉर नहीं हॉर्स एक बंदा देखे या और वो गूस बम्स उसको ना आए, या इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। यही आपको उस घोड़े की एक्टिंग देख के लगता है कि यार कि ये घोड़ा बहुत अच्छे अच्छे एक्टर से बेहतर एक्टिंग कर ट्रू लेता है। ट्रू ट्रू। तो स्टीवन स्पीलबर्ग जैसे डायरेक्टर्स इस जैसे सिनेमा को प्रेफर करते हैं यार, जहाँ पे कोई रियल पता चले कि यार हमने रियल एक्टिंग की, बाहर जाके शूट किया, कुछ एफर्ट लगाई। ना कि आप एक स्टूडियो में बंद हो, बड़े बड़े आपने स्टूडियो बनाए हुए हैं, वहाँ पे सीजीआई पे सब कुछ हो रहा है। तो इसकी अगर हम एक एनालॉजी बनाए ना, तो इस तरह बन सकती है कि अगर आजकल का तुम कोई कन्वेंशनल सिंगर ले लो या कोई क्लासिकल सिंगर ले लो, शायद क्लासिकल सिंगर फिर भी फार फेस्ट हो जाए। अगर तुम एक कन्वेंशनल सिंगर ले लो, उसको कहो कि यार रैप म्यूजिक के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, हम्म। वो कहेगा क्या है ये तो बकवास। With obviously no offense to rappers, I think यस, some of their music is really good, no offense to them, but then just to compare, just to make an क्रिएटिव आर्ट है yeah वो। just to make an analogy कि बहुत से कन्वेंशनल सिंगर्स वो रैप को एक कहते हैं कि नहीं दिस इज नॉट रियल म्यूजिक। तो यही चीज स्टीवन स्पीलबर्ग और जैसे कन्वेंशनल डायरेक्टर्स हैं, इन्होंने आप मार्टिन स्कॉर्सेसे को भी इसमें डाल सकते हैं। आपको क्विंटन टेरेंटिनो की मूवीज में भी मतलब सीजीआई कम नजर आएगा। तो इस टाइप के जो डायरेक्टर्स हैं वो कहते हैं कि दिस इज नॉट द रियल सिनेमा। रियल सिनेमा वो होता है जो आप कन्वेंशनली कहीं जाके शूट करो और मतलब एक स्ट्रॉन्ग एक्टिंग करवाओ, परफॉर्मेंसेस लो, और मतलब जान ज़्यादा लगे, बजाय कि आप स्टूडियो में बैठ के एक क्लोज लोकेलिटी में आप बैठ के ग्रीन जो सब स्क्रीन या लगा के पीछे। या सो इसलिए शायद यही हो जाए कि ये इस टाइप के जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो मतलब शायद सीजीआई को उस नजर से नहीं देखते। अभी तक एक पर्सनैलिटी का जिक्र हमने आपके मुंह से नहीं सुना है। हु हैपेंस टू बी माय फेवरेट डायरेक्टर एज क्रिस्टोफर नोलान। नोलान साहब। अब तक मतलब आपने कुछ नहीं बोला उसके बारे में, क्या बात है? कोई नाराजगी चल रही है? नहीं, क्या आप बोलो, क्या बोलो उसके बारे में। मतलब यार आई वांट टू नो कि यार उसकी जो क्रिएटिविटी है, इतनी क्रिएटिविटी कहाँ से आ रही? फॉर एग्जांपल मूवीज लाइक इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, टेनेट। मतलब हाउ कम अ पर्सन कैन बी सो क्रिएटिव? मतलब देखो फॉर एग्जाम्पल इंसेप्शन देखो, ख्वाब के अंदर ख्वाब देखना, फिर ख्वाब के अंदर ख्वाब में इंसान की सब कॉन्शियसनेस के साथ खेलना, और सब कॉन्शियस के अंदर इंसान के आइडियाज को तब्दील करना। तो इसकी क्रिएटिविटी के बारे में कुछ बताएं। यार क्रिएटिव एस्पेक्ट देखो अगर क्रिस्टोफर नोलान का, तो देयर इज नो वे कि शायद आप कह सकोगे यार एक बंदा कितना ही कोई क्रिएटिव हो सकता है। कि मतलब एक ख्वाब देखने जैसा एक सिंपल अमल जो इंसान पता नहीं हर रात में कोई हम कितने शायद ख्वाब देखते हो या एक साल में कितने ख्वाब देखते हो, नॉर्मल चीज़ है। मतलब एक ख्वाब देखने के एक प्रोसेस को वो उठा के इतना मैग्नीफाई कर सकता है ट्रू ट्रू। कि उसमें ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स डाले कि ख्वाब के अंदर ख्वाब, उसके अंदर ख्वाब, फिर चौथी बार ख्वाब में जाना, फिर ये कि एक ख्वाब बहुत से लोग शेयर कर रहे हैं, और फिर ये कि भाई उसने फिर ऐसे कॉन्सेप्ट जाना कि एक बंदा ख्वाब देखेगा, एक ख्वाब का आर्किटेक्चरर होगा, आर्किटेक्चर होगा। और अगर एक बंदा ख्वाब से उठेगा, अगर वो चौथे ख्वाब में है तो उठ के तीसरे में आ सकता है। अगर उसको एक साथ सारे ख्वाबों से पहले दूसरे तीसरे चौथे सेकंड में साथ उठाना है तो एक सिंक्रोनाइज मतलब बेल वाला सिस्टम। मतलब आप सोच सकते हो कि एक बंदा कितना ही मतलब क्रिएटिव हो सकता है, कितना उसका दिमाग लग सकता है कि यार आप इस टाइप की मूवी बनाओ। आई गेस देयर इज आल्सो दिस कंट्रोवर्सी अब विद जापानीज डायरेक्टर या प्रोड्यूसर है। सतोशी कौन? वो क्या स्टोरी है, क्या सीन है उसका, जरा बताओ जरा। वो वो ये है पास कि लोग कहते हैं कि नोलान क्रिस्टोफर साहब पे बेसिकली कॉपीड फ्रॉम यू। क्रिस्टोफर नोलान पे एक एलिगेशन इंसेप्शन के बाद मुझे ये लगा था कि ये जो इंसेप्शन का जो इनका आइडिया है ये इनका अपना ओरिजिनल नहीं है। Basically, they say that he borrowed this idea from Satoshi Kon, which is a
which happens to be a Japanese director, और उनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन जो सतोशी कॉन थे, जो जापानीज डायरेक्टर थे, उनका उनकी जिस तरह से नीच रही है, वो सिनेमा में यही रही कि उन्होंने अपनी ज़्यादातर, बल्कि ज़्यादातर नहीं, सारी मूवीज इसी पे बनाई है कि हेलुसिनेशन, ड्रीम, रियलिटी, मतलब अपनी आइडेंटिटी को फाइंड करना, मतलब इस तरह की उनकी मूवीज रही हैं। तो इसी मद में उनकी एक मूवी आई थी 2006 में, इट वाज एन एनिमे मूवी सतोशी कॉन की। इट वाज कॉल्ड पेपरिका, आई थिंक पेपरिका, पेपरिका, या पेपरिका। उसमें भी सेम यही कॉन्सेप्ट था कि मतलब ख्वाब के अंदर ख्वाब में जाना, और ख्वाब में वो मतलब ये सारी मतलब चीज़ें देख रहा है वगैरह वगैरह, उसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर था। तो बहुत से लोगों ने फिर मतलब ये कहते हैं कि जो क्रिस्टोफर नोलान ने जो अपना आइडिया लिया इंसेप्शन का, या आप इंस्पायर कह लें या कॉपी कह लें, जो भी कह लें, तो उन्होंने वहाँ से बेसिक आइडिया वहाँ से लिया, और उसको फिर उन्होंने मैग्नीफाई करके मतलब उसको यूज़ किया इस तरह। चलो, मतलब अगर आप इंसेप्शन में इस तरह देख भी लो, लेकिन जब आप नोलान के, जैसे तुमने इंटरस्टेलर की बात की, तो अगर जब आप चलो आप इंसेप्शन को ये कह भी लो कि यार चलो इसने एक आइडिया कॉपी किया या उससे इंस्पायर हुआ, लेकिन अगर आप जब इंटरस्टेलर देखते हो, तो आप कहते हो कि नहीं यार, चलो वो कॉपी कर भी लिया तो इससे लॉ ऑफ फिजिक्स तमाम अप्लाई हुए हैं उस मूवी में, मतलब करेक्ट तरीके में। मतलब इंटरस्टेलर के जब आप इंटरस्टेलर देखते हो, तो आप ये कहते हो कि नहीं यार, शायद चलो इसके ऊपर एलिगेशंस लगे भी हों, तो इंटरस्टेलर आप देख के आपको लगता है कि नहीं यार, ही इज अ रियली जीनियस एंड ही इज अ रियली, मतलब एग्जैक्टली वो फिर फिर टेनेट देखें ओपनहाइमर आप आप। देख लें। बिल्कुल, मतलब जब ओपनहाइमर फॉर एग्जांपल नॉर्मल व्हेन अ नॉर्मल पर्सन वॉचेस ओपनहाइमर, मतलब ही नीड्स टू बी वेरी एक्टिव फ्रॉम हाँ, हियर, बिकॉज़ 3 टाइम फ्रेम्स उसने इकट्ठे चलाया हुआ है। मतलब अगर ओपनहाइमर कोई और डायरेक्टर बनाता तो शायद उसकी 3 सीरीज होती। बिल्कुल, एक में बंदा दिखाता उसकी पर्सनल लाइफ, एक में उसकी यहाँ पे उसने सोशल लाइफ, 3 एक में उसका टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, बिल्कुल क्योंकि उसने ऐसे कैसे इस एटम मूवी बनाया। में बल्कि क्रिस्टोफर नोलान ने 3 बिल्कुल टाइम्स वो 3 पैरेलल घंटे, चलाया है। जब ऐसी चीजें देखते हो, और उसने सारी चीजें मतलब 3 घंटे में सम अप की और बहुत थॉरोली की हैं, जब आप ऐसी चीजें देखते हो, फिर आप कहते हो कि नहीं यार, ही इज अ, चाहे जीनियस, चाहे इसके ऊपर इल्जाम लगे भी हों, बट ही इज अ जीनियस। ही इज अ स्पेशली जीनियस। इंटरस्टेलर देख के तो यार मैं बहुत, मतलब फिजिक्स के बहुत अच्छे अच्छे लोग, मतलब सर पकड़ के मतलब बाद दफा बैठ जाते हैं कि यार ये क्या, मतलब क्या ये दिखा रहा है, ब्लैक होल में जाके बंदा देख रहा है अपनी बेटी से, मतलब कांटेक्ट कर बातचीत रहा है, कर ये रहे थे क्या तो क्या एज वाला मामला। क्या सीन है वो। यार इट्स अ रियली ब्रिलियंट मूवी, पता नहीं शायद ज्यादातर लोगों को समझ नहीं या आती। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट नो कि हमें उसे एट लेंथ डिस्कस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट ऑल्दो मतलब क्रिस्टोफर नोलान मेरा फेवरेट डायरेक्टर भी है, लेकिन आई नीड टू एडमिट द फैक्ट दैट इंटरस्टेलर मुझे अभी तक समझ नहीं आई। तुम जाते हो तो मैं समझाओ, बाद में, बट आई थिंक बिकॉज इट विल टेक, मेरे ख्याल बहुत ज्यादा टाइम इट लगेगा, विल बहुत टेक अ ज्यादा लॉन्ग, टाइम या लगेगा। उसमें बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, जी, या तो तो इट यार विल सर्टेनली टेक अ अभी लॉन्ग। न्यू ईयर शुरू हुआ है, न्यू ईयर आया बल्कि, तो देखो व्हाट, मैं आपकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो कुछ डायरेक्टर्स की, जैसे नोलान है या इस तरह के और डायरेक्टर्स हैं, कुछ डायरेक्टर्स की प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत होती है। खैर नोलान तो है ही बहुत क्रिएटिव, लेकिन कुछ लोग मतलब मूवी की थीम को या मूवी के कैरेक्टर को के साथ इस तरह का जस्टिफिकेशन करते हैं कि आप मतलब देखिए, आपको बहुत उसकी प्रेजेंटेशन देखिए बहुत मज़ा आता है, अगर आप ऐसा, अगर आप मूवी को समझते हो। हाँ, जैसे मैं एक मूवी का नाम लेना चाहूँगा, द रीडर, पता नहीं शायद आपने देखी द होगी, रीडर देखिए, बिल्कुल केट देखिए, क्यों नहीं विंसलेट की, देखिए, कैट विंस्टन की। केट विंसलेट है और राल्फ फिन्स अपने आई मेन गेस, कैरेक्टर आई हैं। गेस, आई गेस। हाँ, वो जो हैरी पॉटर में वोल्डेमॉर्ट बने हैं, वो। बिल्कुल। तो अब उस मूवी में, अब वो उस मूवी का खसूसन जिक्र करने का ये मकसद है कि आप तुम देखो कि मूवी का टाइटल ही है द रीडर। भाई जब इस मूवी पे केट विंसलेट को शायद ऑस्कर मिला था, हम्म, आप देखोगे मूवी में मेन कैरेक्टर है हैना स्मिथ, केट विंसलेट, उनको बेसिकली देखो तो पढ़ना लिखना नहीं आता। अब मूवी का मेन ट्विस्ट ही यही है कि इसको पढ़ना लिखना नहीं आता, पढ़ना लिखना नहीं आता। लेकिन अगर आप मूवी पूरी देखोगे ना, आपको एक्सप्लिसिटली पता नहीं चलेगा कि यार ये इसको पढ़ना लिखना नहीं आता। कि जैसे देखो, आप मूवी में ये होता है कि डायरेक्टर एक प्लॉट सेट करता है, हम्म, प्लॉट सेट करके फिर क्लाइमेक्स में जाके उस प्लॉट को रिवील करता है ट्विस्ट के साथ, कि ओह अच्छा ये था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें मतलब इतना सटल उसने ट्विस्ट को, प्लॉट ट्विस्ट को इतना सटली उसने डिफ्यूज किया है मूवी के अंदर, कि आप अगर सही से देखो मूवी को, आपको तब समझ आता है कि ओह अच्छा, इसको पढ़ना लिखना नहीं आता। अब देखो, उस जो हैना स्मिथ है मूवी में, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा होती है, और वो इस बेस पे होती है कि एक
कोर्ट में एक ऑर्डर प्रोड्यूस किया जाता है और कहा जाता है कि ये किलिंग ऑर्डर या जो मर्डर ऑर्डर है ये हैना स्मिथ ने लिखा है, क्योंकि हैना स्मिथ बहुत एक सिंसियर, मतलब वो कोर्ट में सही बोल रही होती हैं, मतलब एक शुरू से उन्होंने कोर्ट में सही बोला होता है, तो इसकी वजह से जो उनकी दूसरी कोलीग्स होती हैं जिनके ऊपर भी केसेस होते हैं वो इनसे अफेंड हो जाती हैं, अफेंड होकर सब एक मर्डर, एक किलिंग ऑर्डर पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि हैना स्मिथ ने लिखा है। तो बेसिकली वो ये होता है कि मतलब एक चर्च के अंदर जो ज्यूज हैं या ज्यू कम्युनिटी है वर्ल्ड वॉर टू के बैकग्राउंड पे है वो, उस पे इन सबको आग लगाने का एक ऑर्डर होता है कि इन सबको मतलब बाहर आने मत दो, अगर आग लगती है तो लगने दो, इनको जल के मर जाने दो, बाहर आने मत दो, ऐसा कोई ऑर्डर होता है रिटन। तो सब इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये हैना स्मिथ ने लिखा है। तो अब कोर्ट कहता है कि मेरे को वेरीफाई करेंगे। कोर्ट की हियरिंग के बीच में जब उनको एक पेन और पेपर दिया जाता है और कहा जाता है कि आप लिखो ताकि हम आपकी राइटिंग मैच करें मैच उस कर ऑर्डर के साथ, तो हैना स्मिथ मतलब नहीं लिखती और एडमिट कर लेती है कि ठीक है वो मैंने लिखा है। लेकिन रियलिटी ये होती है कि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता और उनको इस बात की शेम होती है कि यार अब सब लोग जिनके साथ में लाइफ में काम किया है और ये मतलब जो मेरे साथ रहे हैं उनको पता चल जाएगा कि उसको पढ़ना लिखना नहीं आता। नहीं आता। मूवी का टाइटल क्या कहते हैं तो द रीडर द इसीलिए कि रीडर। उनको उनको जो यंगर लड़के से प्यार होता है उसको प्यार इसलिए होता है कि वो उनको बुक्स रीड करके सुनाता है, क्योंकि उनको पढ़ना लिखना तो नहीं आता। तो वो उसको उनको जब मूवीज पढ़ पढ़ के सिखाता है तो सिर्फ उसी बंदे को पता होता है कि इसको पढ़ना लिखना नहीं आता। पढ़ना लिखना नहीं आता। तो इसीलिए कोर्ट में वो अपनी रियलिटी छुपाती है कि मतलब मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, रियलिटी छुपा के एक तरह से वो एक्सेप्ट करती हैं कि चलो ये मैंने लिखा है, तो उनको उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट हो जाती है। अब मज़ा ये है कि क्योंकि उस मेन कैरेक्टर को इस बात की शर्म होती है कि लोगों को पता ना चले कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, तो डायरेक्टर ने भी इस बात का ख्याल रखते हुए उसको एक्सप्लिसिटली नहीं दिखाया कि उसको पढ़ना लिखना नहीं आता। वो बहुत डिफ्यूज किया उसने कि यार आप अगर आप कीन वॉचर हो, अगर आप एक कीन व्यूअर हो, तो फिर आप तभी वही तब जब बंदे उस मूवी के चीज को एंड तक पहचान आप सकते। जाओगे तो आप कहोगे अच्छा यार इसको पढ़ना लिखना पढ़ना नहीं नहीं आता, आता। इसीलिए। तो कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जिनकी प्रेजेंटेशन भी बहुत इस चीज़ से मदद करती है, जैसे आप क्रिस्टोफर नोलान का ओपेनहाइमर की एग्जांपल ओपन जिनकी तीन तीन स्टोरीज एक साथ लेके चलते हैं। तो इसी तरह मतलब कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो बहुत ही इंसाफ नहीं, करते हैं कैरेक्टर के ही इज साथ भी और उसके साथ ब्रिलियंट, भी, नो तो डाउट आपको ही फिर इज मजा आता है ब्रिलियंट, कि यार ही इज ब्रिलियंट। वाह। बिल्कुल। 2025 आ गया है बल्कि। व्हाट मूवी शुड वी एंटिसिपेट? किन मूवीज का हमें इंतजार होना चाहिए, जरा बताइए हमें। यार एक तो मेरे ख्याल से ब्रैड पिट की आ रही है F1, F1 फार्मूला 1। या उससे मेरे ख्याल से जॉन क्रिजेंस्की की है ये। बाय द वे जॉन क्रिजेंस्की वही है जिन्होंने टॉप गन मैवरिक डायरेक्ट की है, तो ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स इन द करंट हॉलीवुड सिनेमा। तो एक तो वो है, उसमें उन्होंने फिर कुछ मेन जो रियल लाइफ जो रेसर्स हैं लाइक लुइस हैमिल्टन वगैरह उनको उन्होंने लिया है मूवी में रियल। तो पीपल आर सेइंग, क्रिटिक्स आर सेइंग यार इट्स वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी F1, तो आई थिंक इट वुड बी वर्थ वाचिंग। उसके बाद सुपरमैन आ रही है डीसी की, सुपरमैन। क्योंकि सुपरमैन ने इस बार सुपरमैन जो डीसी इनके फ्रेंचाइज है उन्होंने एक तरह से सुपरमैन फ्रेंचाइज को एक तरह से इन्होंने री इन्वेंट किया है। So we'll be बिकॉज watching a lot of CGI. या प्रिज्यूमेबली या तो उसमें ही पहले तो सुपरमैन आपको पता है हेनरी कैविल वगैरह कर रहे थे, अभी उन्होंने वो सारी हेनरी कैविल नहीं है इस नो बार। नो ओह। नो उन्होंने सारी कास्ट रिप्लेस की एंड दे आर कमिंग विद अ न्यू ओह कास्ट, रियली। दैट्स व्हाई इट्स कंसीडर्ड मतलब मोस्ट एंटिसिपेटेड। कैविल और वाज रियली फिर गुड यार। या उसके बाद फिर अपने टॉम भाई हैं टॉम क्रूज साहब, टॉम क्रूज साहब। उन्होंने कह दिया ये मेरी आखिरी मिशन आखिरी इम्पॉसिबल है। मिशन नाउ इम्पॉसिबल है। ठीक है आखिरी है नहीं, तो खैर उनकी मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग आ रही है इस साल। फाइनल जैकनी। तो इट्स ऑल्सो उसकी कुछ स्टंट की वीडियोस हमने देखी हैं जिसमें मेरे ख्याल से अक्षय कुमार और ऐसे भी लोगों ने कमेंट भी किया था कि यार जितना ये लोग एक एक स्टंट पे खर्च कर रहे हैं इस पे हमारी चार चार मूवीज चार बन चार जाती मूवीज हैं। बन जाती है। तो या इट्स हाईली एंटिसिपेटेड एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। ओह रियली रियली, इंशाल्लाह हम इकट्ठे देखेंगे मूवीज, ये जो मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज या हैं। तो बड़ा मजा है आपके साथ गपशप लगाने में। थैंक यू। इंशाल्लाह वी वुड लव टू सी यू मोर। श्योर श्योर ठीक है, आएंगे ना श्योर। जरूर आप हमारे पास। हाँ बस अगली बार पैसे तो आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच। मजाक कर रहा हूँ, थैंक यू यार।